तो लोकसभा राज्यसभा में कुछ हमने देखी चीज़ें, इसके अलावा विधानसभा और विधान परिषद में देखी। इनमें आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जैसे राज्यसभा स्थायी था, कल का मैं रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे समझिए। राज्यसभा कैसा सदन है? परमानेंट हाउस है, स्थायी सदन है। तो ना तो इसका विघटन होगा, रिजोल्यूशन भी नहीं होगा, और एबोलिशन यानी कि समाप्ति भी नहीं होगी। जबकि विधान परिषद की स्थिति कैसी थी? विधान परिषद का विघटन नहीं होगा, रिजोल्यूशन नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? एबोलिशन या समाप्ति होगी। तो विघटन नहीं होगा। विघटन किन किन का होगा? तो लोकसभा का विघटन होगा और विधानसभा का। तो अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि डिसॉल्यूशन ऑफ लोकसभा, लोकसभा का विघटन कौन करता है? ठीक है, तो डिसॉल्यूशन ऑफ लोकसभा प्रेसिडेंट, और डिसॉल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा का विघटन, तो विधानसभा का विघटन कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। सलाह किसकी होगी यहाँ? मुख्यमंत्री की सलाह पर कर सकते हैं ये। तो इस तरीके की चीज़ें जी यहाँ पर हमने देखी। फिर हमने संख्या पे बात की और निर्वाचन पर। तो निर्वाचन आपको पता है कि लोकसभा और विधानसभा दोनों के निर्वाचन डायरेक्ट थे, जबकि राज्यसभा और विधान परिषद के निर्वाचन या इलेक्शन इनडायरेक्ट थे। और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इलेक्शन के साथ में जैसे एक एक करके, लोकसभा का डायरेक्ट है इलेक्शन, लेकिन फिर भी कैसा मतदान है? क्लोज्ड बॉलेट, या अगर हम कहें तो बंद मतदान के रूप में इसे हम देखते हैं। राज्यसभा का कैसा है? इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष है, लेकिन ओपन है ये। ठीक है, विधानसभा का लोकसभा की तरह क्लोज होगा और डायरेक्ट इलेक्शन होगा। और विधान परिषद का भी कैसा होगा? इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष और ओपन होगा। ठीक, ये एक बात आ जाती है। फिर संख्या पे बात करें तो लोकसभा की जो अधिकतम संख्या है वो कितनी? 550। और बोले लोकसभा की वर्तमान संख्या कितनी है? तो 543। बोले लोकसभा में अधिकतम निर्वाचित कितने हैं? ठीक है, तो वर्तमान में अधिकतम निर्वाचित 543। बोले अधिकतम निर्वाचित मतलब वर्तमान में नहीं, ओवरऑल, तो 550। पहले ये संख्या कितनी होती थी? 552 होती थी, क्योंकि 2 आंग्लो भारतीय होते थे और 2 जो एंग्लो इंडियंस होते थे वो किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग होते थे? 331। तो आर्टिकल 331 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्लो भारतीयों को मनोनीत करता था। याद है आप लोगों को? इसी तरीके से हम देख रहे हैं राज्यसभा में अधिकतम 250, वर्तमान संख्या 245। और इनमें से बोलें कि अधिकतम निर्वाचित वर्तमान में तो 12 माइनस कर दो, और वैसे अधिकतम निर्वाचित तो 250 में से 12 माइनस कर दो। तो देख लेना कि वर्तमान पूछ रहे हैं या अधिकतम ही पूछ रहे हैं। वर्तमान में आएंगी तो आज की स्थिति, तो वर्तमान में है कितने? 245। ठीक है, और उनमें से इलेक्टेड कितने हैं? 12 माइनस करेंगे तो 233 हो जाएंगे। क्लियर है? आपको समझ में आ रही है? और ये जो 12 मेंबर हैं ये कैसे हैं? ठीक है, तो राष्ट्रपति 4 क्षेत्रों से, कितने क्षेत्रों से? 4 क्षेत्र। कौन कौन से? कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आर्ट, लिटरेचर, साइंस और क्या है आपका सोशल सर्विस, इन 4 क्षेत्रों से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक, यहाँ पर भी ये चीज़ आपकी आएगी। लेकिन यहाँ कितने मनोनीत थे विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल में? कितने? कल से आज तक ही गायब हो गया। अरे 1/6 मेंबर नहीं थे। याद करिए कि कुल सदस्यों का विधान परिषद के 1/6 मेंबर को गवर्नर नॉमिनेट कर रहे थे। ठीक, यहाँ तक कोई समस्या किसी को? इनकी संख्या पे बात करें तो विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 और मिनिमम 60, जबकि विधान परिषद की जो मैक्सिमम मेंबर होंगे उस राज्य की विधानसभा के 1/3 होंगे और मिनिमम जो होंगे वो 40 होंगे। क्लियर है सभी को? समझ में आ गई बात यहाँ तक? कोई प्रश्न है इतने में तो बोलिए, नहीं तो हम आगे बात करें। आर्टिकल 331 में जो प्रेसिडेंट्स ने एग्रो इंडियन को खत्म कर दिया, ये जो 12 जो इलेक्टेड मेंबर ये अभी तक इसमें नहीं हुआ है? नहीं, इसमें नहीं हुआ है। देखिए 12 जो हैं वो मनोनीत सदस्य हैं
और ये राज्यसभा में है। कहाँ है 12 सदस्य? जैसे हम और थोड़ा आगे चलें अगर इसी के, तो हम क्या देख रहे हैं? पहला था हमारा क्या? लोकसभा, फिर क्या था? राज्यसभा था, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा, और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद। यही स्थितियां थी। अब इनमें स्थिति है क्या एग्जैक्टली? जैसे हम देखें, यहाँ 2 एंग्लो इंडियन होते थे मनोनीत। अगर हम नॉमिनेट की बात करें, कितने होते थे और किसके अकॉर्डिंग, और कौन करता था? ठीक है, तो 2 एंग्लो इंडियन होते थे मनोनीत लोकसभा में, आर्टिकल 331 के अकॉर्डिंग होते थे, और इन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता था। और ये किससे समाप्त हुआ? तो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये एबोलिश कर दिया गया। ठीक है, मतलब ये समाप्त कर दिया गया। ठीक, आपको बिल्कुल क्लियर कट ध्यान रखना है कि अब एंग्लो इंडियन का प्रोविजन नहीं है। इसी तरीके से राज्य की विधानसभा में क्या होता था? विधानसभा में क्या होता था? 1 एंग्लो इंडियन होता था, और इसको कौन करते थे नॉमिनेट? तो इसको करते थे गवर्नर। ठीक है, और यहाँ आर्टिकल कौन सा था? 333 के अकॉर्डिंग, और ये भी किससे समाप्त हो गया? ठीक है, तो 104 से ये समाप्त हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है? अभी हम मनोनीत सदस्यों की बात करें तो हम क्या है की जगह थे, बस इतना ही तो अंतर आया। राज्यसभा में अगर हम देखते हैं तो राज्यसभा में कितने हैं? 12 है नॉमिनेट मेंबर, मनोनीत सदस्य। ठीक है, तो 12 मनोनीत सदस्य हैं, हाँ या ना? ठीक है, अब इन 12 मनोनीत सदस्यों की स्थिति क्या है? तो कौन सा? कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, यही स्थितियां हैं। ठीक है, एक एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि बहुत आते हैं प्रश्न। आसान है अगर अच्छे से समझ लेंगे, और ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा पेपर में जाके अगर नहीं ध्यान देंगे तो हम क्या देख रहे हैं? 12 मनोनीत सदस्य, और कौन कर रहा है इन्हें नॉमिनेट या मनोनीत? तो राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर रहे हैं इन्हें। 4 क्षेत्रों से कर रहे हैं, 12 लोगों को कर रहे हैं। अब इसी चीज़ को हम विधान परिषद में अगर कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो आपको याद हो तो कितने मेंबर? 1/6 मेंबर को कर रहे थे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपसे कि विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो 1/6, और कौन करेंगे यहाँ? गवर्नर या राज्यपाल करेंगे। दूसरी बात क्लियर? अब कॉम्परेटिव पढ़ लो, जिससे कि चीज़ें लिखने में भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। अब क्षेत्र कौन कौन से हैं? आर्ट, लिटरेचर यानी कला के बाद साहित्य, साइंस, विज्ञान, और सोशल सर्विस, समाज सेवा, और लास्ट क्या? ठीक है, लास्ट होता है बेटा सहकारी आंदोलन, यानी कि कोऑपरेटिव। सीएम लिख देता हूं तो थोड़ा आप समझ जाएंगे। कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है इन 5 क्षेत्रों से। अब अंतर क्या हुआ? अगर आप सिर्फ अंतर पूछ लें राज्यसभा और विधान परिषद में क्या अंतर है, तो अंतर हो गया कि राष्ट्रपति 4 क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत कर रहे हैं, जबकि विधान परिषद में राज्यपाल 1/6 सदस्यों को 5 क्षेत्रों से मनोनीत कर रहे हैं। आर्टिकल कौन सा होगा यहाँ? याद आ रहा है? यहाँ क्या होगा? कौन सा आर्टिकल होगा? अरे किसमें थी भाई राज्यसभा? 80, और ज़्यादा अंदर जाए तो 80 का सब क्लॉज 3 है। इतना कोई नहीं पूछता नॉर्मली कि 80 में भी सब क्लॉज 3 के अंतर्गत। लेकिन आपको ये समझ, देखो अच्छे समझो, राज्यसभा कहाँ थी? रिपीट कर रहा हूँ, बोलो। लोकसभा का आर्टिकल 81, राज्यसभा का आर्टिकल 80, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, काउंसिल एक 169 जिसमें गठन और समाप्ति, और 171 में संरचना। इसलिए संरचना कहाँ है?
तो इसलिए कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग करते थे कि करते हैं, करते हैं, करते थे और करते हैं, दोनों बातें हैं, क्योंकि राज्यपाल यहाँ आर्टिकल 171 के अकॉर्डिंग। अब जैसे क्वेश्चन क्या बन जाता है, राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग मनोनीत या नॉमिनेट करेंगे, तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा। अब राज्यसभा के केस में बेटा अच्छी चीज़ क्या है कि इसका गठन, संरचना, वनरचना सब 80 में ही है, तो आपको ये दो अलग अलग नहीं करना है कि किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग नॉमिनेट करते हैं। तो राष्ट्रपति आर्टिकल 80 के अकॉर्डिंग ही आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस इन 4 क्षेत्रों से मनोनीत करते हैं। तो यहाँ कितने क्षेत्र हो गए, ठीक है, 4 सेक्टर्स, और यहाँ कितने क्षेत्र हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसलिए ऐसा पढ़ा रहे हैं जिससे कि आपको अंतर भी समझ में आ जाए। तो अब जैसे एक क्वेश्चन आ जाता है, लोकसभा और राज्यसभा में अंतर। अब देखना आप, मजेदार क्वेश्चन है, कितनी चीजें आप पढ़ चुके हैं, थोड़ा प्रयास करिए, हाथ उठा के बताए कौन बता सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा में अंतर। आ चुका है क्वेश्चन मीन्स में, हाँ बताइए, चलिए बताइए। लोकसभा जो है वो कहना चाहिए कि लोअर हाउस ऑफ द, लोअर हाउस, अपर हाउस, ऑफ द पार्लियामेंट। हाँ। और सेकंड डिफरेंस ये हो जाएगा कि लोकसभा जो सदस्य संख्या है वो 550 है, राज्यसभा की जो है वो 250। हाँ ठीक है। लोकसभा में कोई मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य होते हैं, 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, ठीक है। और बहुत कुछ पढ़ा हमने। लोकसभा को मतलब डिमोलिश किया जा सकता है, विघटन किया जा सकता है, राज्यसभा विघटन नहीं हो सकता। ठीक, बहुत बढ़िया। और आर्टिकल बता दीजिए। आर्टिकल 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, बहुत बढ़िया। पार्ट इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि दोनों 5 में, अंतर में नहीं आएगा ये, ठीक है, हाँ ठीक। और वर्तमान सदस्य संख्या 543, वहाँ की वर्तमान सदस्य संख्या 245 राज्यसभा की, हाँ। और चुनाव बताएंगे, क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन बोल रहे हैं, हाँ। तो लोकसभा का प्रत्यक्ष और राज्यसभा का प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट इलेक्शन। और ओपन है यहाँ पे, कहाँ, राज्यसभा में, और लोकसभा में क्लोज है। और सदस्यों की मैक्सिमम आयु इसमें 30 वर्ष, इसमें ठीक, ठीक है। तो अब अगर हम और अगले पॉइंट पे जाते हैं तो एज, तो आयु यहाँ कितनी चाहिए, लोकसभा में अगर आपको चुनाव लड़ना है तो कितने साल होने चाहिए, 25। लेकिन अगर राज्यसभा में बात करें 30, विधानसभा में 25 और विधान परिषद में 30, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर याद हो, लोकसभा के कार्यकाल 5 वर्ष, ठीक है, और सदस्यों का भी 5 वर्ष, जबकि राज्यसभा स्थायी सदन और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। इतनी बात क्लियर। ये एज इट इज इनमें आ जाएंगी यही चीज़ें, आप समझने की कोशिश करो बिल्कुल आराम से। विधानसभा लोअर हाउस, विधान परिषद अपर हाउस। विधानसभा 170 आर्टिकल, विधान परिषद 169 और 171, ठीक है। विधानसभा का विघटन, अभी हम वही बता रहे हैं जो आप लोगों ने बताया, विधानसभा का विघटन हो सकता है, डिसॉल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, डिसॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, एवोल्यूशन हो सकता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें अगले पॉइंट पे, तो 25 साल, 30 साल, ठीक है, 5 वर्ष का कार्यकाल, 6 वर्ष का सदस्यों का, ठीक है। इसके सदन का कार्यकाल 5 वर्ष, लेकिन इसके सदन का कार्यकाल स्थायी, परमानेंट हाउस है ये। यहाँ पे मनोनीत सदस्य नहीं, कोई नॉमिनेट मेंबर अब नहीं है, एंग्लो इंडियन का प्रोविजन समाप्त। 5 क्षेत्रों से 1/6 सदस्य मनोनीत, ठीक है, राज्यपाल द्वारा। इतनी बातें आपको क्लियर कट समझ में आ गई होंगी, इनमें आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ 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 बिल्कुल क्लियर है ये, आपको पहले ये समझ में आया। यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो इतनी बातों में तो पहले बोलिए, फिर हम आगे बात करें। अब यहाँ पे एज वाली कुछ कुछ चीज़ें आती हैं जो बहुत सारी चीज़ों को हम एक साथ को रिलेट कर लेते हैं। नीचे से चलते हैं, पंचायत के लिए उम्र कितनी है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि पंचायत के चुनाव में या नगर पालिका के चुनाव में खड़ा होना है तो 21 ईयर,
तो पंचायत हो गया। अब पंचायत से थोड़ा ऊपर चले, नगर पालिका में भी 21। ठीक है, अब हम ऊपर आए, थोड़ा और ऊपर आएंगे तो हम बताते हैं राज्य में विधायक MLA। तो MLA के लिए, विधायक के लिए उम्र कितनी? 25 वर्ष। अगर हम विधान परिषद में जाएंगे तो 30 वर्ष। अब सारी पंचायत में 21 ही है। ठीक है, फिर थोड़ा और ऊपर आए, संसद में आ गए। अब संसद में राज्यसभा लोकसभा है तो लोकसभा में 25, राज्यसभा में 30, ये आ गए। फिर हम और ऊपर जाते, अब कहाँ, बस उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और राष्ट्रपति। तो अच्छी चीज़ ये है कि राज्य में राज्यपाल, केंद्र में उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, तीनों के लिए न्यूनतम उम्र 35 ईयर होती है। तो चाहे ऊपर से चल लो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, तीनों के लिए मिनिमम एज। देखो एज पे क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत आसान सी चीज़ें हैं, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि जब नहीं समझ में आता तो कुछ भी गलत हो जाता है। ठीक, तो 35 किस किस की? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर। 35 मिनिमम एज, मिनिमम, और मैक्सिमम मरने तक। समझ में आई? अगर अच्छी पॉलिटिक्स है और आपके पास अच्छा सिस्टम डेवलप है तो आपने देखा होगा कई सारे गवर्नर को तो जो उनके सिक्योरिटी इंचार्ज होते हैं वो पकड़ते हैं यहाँ से, 2 लोग यहाँ से पकड़ते हैं, 2 लोग यहाँ से। जैसे हमारे श्री कौन थे, माननीय राज्यपाल श्री राम नरेश यादव जी, उनको पकड़ते थे उनके गार्ड यहाँ से, और यहाँ से सीढ़ी पर उठा के फिर आगे रख दिया, फिर आगे रख दिया। स्टेज पे ऐसे आते थे कि स्टेज से जाएंगे कि वापस कि सीधे चले जाएंगे। ठीक है, ये स्थिति होती थी। तो पूछा जाता है कई बार, तो आपको ये बताना है कि मैक्सिमम एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है और कहीं नहीं है इतने में। पंचायत, नगर पालिका, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, किसी प्रकार की अधिकतम उम्र नहीं है। अभी बहुत आसान लग रहा होगा आपको, लेकिन क्या होता है ना, जब क्वेश्चन का दबाव और पेपर का एग्जाम होता है ना, तो पता चले कि बस उस समय लगता है यार ऐसे तो नहीं 65 होगी। नहीं सर, पिछली बार आया लास्ट क्वेश्चन 2023 में। हाँ, प्रेसिडेंट का मतलब क्या बोल सकते हैं, अंतिम कितनी उम्र तक? 60 वर्ष, 65 वर्ष? नहीं, वो आप गलत क्वेश्चन पे जा रहे हैं। प्रेसिडेंट देख लीजिए, क्वेश्चन ये नहीं है, मतलब आप उसको कंफ्यूज हो गए हैं। प्रेसिडेंट का नहीं पूछा, किसका पूछा था? जिसने अच्छे से देखा हो वो बता दे। किसकी पूछी थी? सुप्रीम कोर्ट की? उल्लू नहीं बनाया करो करे मुझे। आपको क्या लगता है कि हमें कुछ याद नहीं रहता? हमें बहुत अच्छे से याद रहता है। आप सबकी याददाश्त मिला के अगर बराबर करोगे ना तो बराबर बैठेगी। विश्वास नहीं हो तो किसी दिन ट्रायल मार लेना। चलो घर देख लो, देख लो अच्छे से आप तो। ठीक है, और किसकी? अरे अभी 17 दिसंबर को पेपर हुआ है यार, किसी ने दिया हो तो ऐसा कौन सा बड़ा लंबा समय हो गया। 17 दिसंबर, 17 जनवरी, क्या लिखा है देख लीजिए। हाँ ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए चीज़ें। तो देखिए अब हमने क्या कहा, पहले समझो अच्छे से। हम कर रहे हैं राजनीतिक बातें। राजनीतिक मतलब पंचायत में 21, नगर पालिका में 21, विधानसभा में 25, लोकसभा में 25, राज्यसभा में 30, विधान परिषद में 30, और क्रम से ऊपर बढ़ रहे हैं, अब 35 पे जाते हैं। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल 35, और ये सब न्यूनतम उम्र, न्यूनतम, मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं। हाँ, तो आपको अगर कभी ऐसा आता है अधिक, अब होता क्या देखिए समझिए, कभी कभी ना कन्फ्यूजन में हमें ऐसा लगता है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। राज्य में जो ज़्यादातर उम्र होती है वो 62 साल होती है। एक कॉमन से, हर किसी की नहीं होगी, इसका मतलब ये नहीं है, मैं नॉर्मल बता रहा हूँ। जैसे अभी राज्य सरकार के कर्मचारियों की उम्र कितनी है? ठीक है, रिटायरमेंट की 60 नहीं है, 62 है। ठीक है, आप लोग भी 62 साल तक ही अपॉइंट होंगे। ठीक, समझ में आ रही है ना? हाँ, 3 साल बढ़ाने की चल रही है, अब वो तो जब बढ़ जाएगी तब है, लेकिन अभी हाल फिलहाल एट द एंड बात करें। अब इसमें थोड़े से पेंच क्या हैं, जैसे कि जो मेडिकल कॉलेज हैं, ठीक है, जैसे मेरी वाइफ असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर है, गायनेकोलॉजिस्ट है, तो मेडिकल कॉलेज में 65 चलता है। तो मेडिकल कॉलेज का अलग है। बाकी जितने भी लोग हैं, मतलब जैसे अगर आप कहें डीसी,
डिप्टी कलेक्टर 62 ईयर, डीएसपी 62 ईयर, और जितने भी विभाग हैं राज्य सरकार के अंतर्गत हमने किसको छोड़ के बात की, मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर अगर हम बात करते हैं उनमें जो प्रोफेसर्स होते हैं या जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी एज 65 है, बाकी सबकी कितनी है 62 ईयर है। और 62 को भी 3 साल बढ़ाने का प्रपोजल है, क्योंकि अभी बल्क में रिटायरमेंट है। आप लोगों के लिए अच्छा है कि रिटायर्ड हो जाएं, लेकिन सरकार को पैसा भी तो देना पड़ता है रिटायरमेंट पे इतना सारा। तो अब जो भी पॉलिसी आएगी अभी उस पर अपन चर्चा नहीं करते। तो ओवरऑल आप अगर बात करेंगे तो 62 ईयर ज़्यादातर में मैक्सिमम एज है। अब इसका मतलब क्या है थोड़ा समझिएगा आप अच्छे से, एज पूरा खेल लेते हैं एक ही बार में। क्या क्या बोला था मैंने बताओ, 21 पी और एम लिख रहे हैं, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज। समय बचेगा ना, बोलो। लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा 30, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर लिखना हो तो इस तरीके से लिखना भैया, मिनिमम एज कितनी के, अब किस किस की, गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, ठीक है, यही एज है। लेकिन ये सब मिनिमम एज है। जैसे आपकी बात करूं मैं, आपको अगर डिप्टी कलेक्टर बनना है या डीएसपी बनना है तो मिनिमम एज कितनी है, याद रखना 21 के पहले नहीं हो पाओगे आप एलिजिबल। ठीक, लड़का एग्जाम नहीं दे पाया इस 21 के चक्कर में है ना, सही बोल रहे हैं ना, बोले इस साल का पेपर ही नहीं दे पाएंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे पता है जिनकी एज ही नहीं हो पा रही, क्योंकि उन्होंने क्या किया, 1 जनवरी 2024 मांग लिया, अब 24 में है ही नहीं। ये बहुत इंतजार में थी पेपर, लेकिन खुश तो बहुत होगी, नहीं टेंशन कम हो गई होगी, और ऐसे दबाव में सर अब क्या होगा, अब तो पेपर आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो 21 ईयर मिनिमम एज है ये। अब हम जब बाकी पदों पे बात करें, जैसे स्टेट की बात कर लें और एक किसकी बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो स्टेट में आप एक अगर मान लो आपको नहीं याद आ रहा है, आपको पता ही नहीं है, भूल गए मान लो, तो आपको तुक्का 62 पे मारना है। ये तो हुई तुक्के की बात। और यहाँ आपको कितने पे मारना है, तुक्का मारनी कह रहे हैं, सही नहीं होगा हर बार, ऐसा कुछ नहीं, तुक्का तो तुक्का ही होता है, लेकिन पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। अब जैसे आप दो चीज़ों की जो सबसे ज़्यादा एज पूछी जाती है, हाई कोर्ट जज, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कितनी 62 ईयर। लेकिन इसका मतलब क्या है, ये मिनिमम नहीं है, ये मैक्सिमम है कि अधिकतम 62 वर्ष की उम्र तक आप क्या कर सकते हैं, पद ग्रहण कर सकते हैं, या आप न्यायाधीश के रूप में, मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकते हैं। अगर इसी की तुलना हम सुप्रीम कोर्ट जज से करें, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से, तो कितनी होगी ये, लेकिन है कैसी, बस ये चीज़ दिमाग में अच्छे से रखना कि ये मैक्सिमम है। अब एक और आती है पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इनके चाहे चेयरमैन हो चाहे मेंबर हो, इनकी एज भी कितनी है 62 ईयर। अगर हम इसी को यूपीएससी को से तुलना करें तो कितनी हो जाएगी ये, 66 तो नहीं किसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो 65 ईयर हो जाती है। ठीक है, समझ में आ रही है, आती यही ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा जो आती हैं। अब एक कन्फ्यूजन जो है वो है स्टेट इलेक्शन कमीशन में, किसमें, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है राज्य के, इनकी कितनी है। तो मध्य प्रदेश बड़ा अपवाद है इसमें, है 66 ईयर। और यहाँ केंद्र में चीफ जस्टिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की 65। यहाँ इसकी आप जब बोलोगे ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, तो यहाँ 65 है ये। अब सोचो मध्य प्रदेश वाले एक साल एक्स्ट्रा चल रहे हैं, ठीक है, तो ये अपवाद वाली स्थिति है जो कभी कभार होती है। एक जो और सबसे ज्यादा आती है वो है सीएजी। ये केवल एमपी बस में कि अदर स्टेट में भी?
अपन को क्या करना है 28 राज्यों से दिमाग खर्च करके, मतलब वो फिर गलत डायरेक्शन में जाएंगे हम एग्जाम के, जरूरत ही नहीं है, पूछना नहीं है। देखो दो ही तरीके क्वेश्चन आते हैं, तो भारत के निर्वाचन आयुक्त तो आपको पता है कि 65 ईयर होती है, और अगर हम मध्य प्रदेश स्पेशल केस है ये, और बाकी राज्यों की इसलिए नहीं पढ़नी कि उस डेटा का करेंगे क्या भाई, क्यों पूछेगा, क्वेश्चन आते ही नहीं है। अब तो और डायरेक्टली उतने ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं होंगे आयोग, तो इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना नहीं है कमीशन, पढ़ना है क्योंकि मीन्स में है, लेकिन वैसे नहीं बिल्कुल घुस घुस के जा रहे थे जैसे लास्ट ईयर तक, क्योंकि 10 क्वेश्चन सीधे आने थे। तो जो CAG है इसकी कितनी होती है, पक्का 65 ईयर, लेकिन ये हैं सब क्या मैक्सिमम एज, यही सबसे ज़्यादा एज हैं जो आती हैं एग्जाम में। ठीक, चूंकि संवैधानिक पदों की ज़्यादा आती हैं, तो एक कॉमन सेंस तो आपको ये समझ में आ गया, हाईकोर्ट जज 62 ईयर और पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर जो हैं इनकी 62 ईयर अधिकतम एज होती है। ऐसे ही अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट में कह रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट जज की 65 ईयर, UPSC के चेयरमैन और सदस्यों की 65 ईयर, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनकी 65 ईयर, और CAG जो होते हैं उनकी भी 65 ईयर। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? अब जैसे एक संवैधानिक पद नहीं है, फिर भी मैं पूछूंगा, आप लोग बताइएगा, बताएंगे किसने पढ़ा है, फिर बताओ पॉलिटी अच्छे से, उससे पूछेंगे हम। अरे बता दो, हाथ नहीं उठ रहा है, ऐसा क्या डर है भाई? हाँ तो बस ऐसे बोल दो सर, बता देंगे। लोक सूचना आयुक्त नहीं, ठीक है, बताना। महान्यायवादी की उम्र क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। महान्यायवादी की उम्र क्या है? और दूसरा प्रश्न, महान्यायवादी का कार्यकाल क्या है? कौन महान्यायवादी? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्या है इसका कार्यकाल? टेन्योर कितना होता है? हाँ, तो आपको पहली चीज तो ध्यान रखना है कि नॉट फिक्स्ड है, इनका टेन्योर निश्चित नहीं होता, निर्धारित नहीं होता है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बनते हैं। राष्ट्रपति जब चाहें प्रसाद वापस ले सकते हैं, पंडित जी का काम करते हैं राष्ट्रपति जी। दूसरी बड़ी बात ये होती है कि प्रथा ये है कि सरकार बदलते से ये अपना पद त्याग देते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ राज्य में महाधिवक्ता के लिए लागू हो जाएगी, एडवोकेट जनरल के लिए। और ये जो होते हैं ये 72 आर्टिकल में, क्यों 72 में होते हैं? अच्छा ठीक, तो 76 आर्टिकल जो होता है इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, और एडवोकेट जनरल जो होते हैं राज्य के, तो एडवोकेट जनरल का टेन्योर सेम है, मतलब नॉट फिक्स्ड है, और इनके लिए आर्टिकल है 165। ठीक है, एज बताओ, क्या एज क्राइटेरिया होगा? कैसा? एज का क्राइटेरिया नहीं है? क्यों नहीं है एज का क्राइटेरिया? किसी एज तक तो बनते होंगे अधिकारी की, मरने तक। फंस जाते हैं ना क्वेश्चन। अब बड़ी बात ये है, कहीं किताब में लिखा ही नहीं है किसी में, आप चाहे लक्ष्मीकांत पढ़ लो चाहे कोई भी कांत पढ़ लो, लिखा है कहीं? तो कब मार रही हो? 6 तो कुछ है ही नहीं पहली चीज तो, जब कार्यकाल निश्चित ही नहीं है तो 6 पे क्यों जा रही हो देवी? हाँ अब बोलो अगली बात। क्वेश्चन समझ में आया ना आपको कि कार्यकाल जब नॉट फिक्स्ड है भैया, निर्धारित नहीं है, तो हम उस पर क्यों? अब मेरा प्रश्न ये है कि अधिकतम एज क्या है? ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, अधिकतम उम्र जैसा कोई क्राइटेरिया रखा नहीं गया है। ठीक, तो आपको क्या याद रखना है, कोई क्राइटेरिया मतलब कहीं मेंशन नहीं है कि इतने अब
एनालिसिस से आप निकालोगे, अब आप सही जा रहे हो जो आप जा रहे हो, लेकिन 6 नहीं बोलो उसमें। अब क्या होता है कि जो अटॉर्नी, देखो समझिए बहुत सारे प्रश्न हैं, चूंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या भारत के जो महान्यायवादी होते हैं, इनकी क्वालिफिकेशन किसके इक्वल है, योग्यताएं किसके इक्वल है इनकी, ये किसके इक्वल होते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जज के इक्वल है इनकी क्वालिफिकेशन भारत के महान्यायवादी की, और राज्य के महाधिवक्ता की, महाधिवक्ता किसके इक्वल है योग्यता है, तो हाई कोर्ट जज के, ठीक है, और इनकी एज कितनी है मैक्सिमम 62, और सुप्रीम कोर्ट जज की, इससे एनालिसिस कर सकते हो, लेकिन लिखना नहीं है अपनी मर्जी से आपको, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इनके इक्वल अगर योग्यताएं हैं तो चीज़ें भी इनके अकॉर्डिंग, लेकिन एक्चुअली इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति और इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल करते हैं। तो चुप हो जाना, बोले साहब कहीं लिखा नहीं है, ठीक है, सबसे अच्छा आंसर यही है। हाँ एक्चुअली यही है आंसर सबसे अच्छा। योग्यताएं बोले तो इनके इक्वल है, और योग्यताएं इक्वल है तो सीधी बात है कि ये 65 तक बन रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि बनेंगे। लेकिन होता क्या है, कोई सुप्रीम कोर्ट जज छोड़ के आएगा क्या महान्यायवादी बनने के लिए? नहीं आएगा, क्योंकि उसे पता है कि वहाँ थोड़ा दमदार रुतबा है, और ये तो सरकार बदलेगी तो हम बदल जाएंगे। तो इस कारण से क्या होता है, ठीक है ना, तो यहाँ एज क्राइटेरिया दिया ही नहीं गया है। आप कहीं भी पढ़िएगा आपको कहीं एज दिखाई नहीं देगी। क्लियर है, आपको बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? क्या आई बता दीजिए हमको भी। आई होप, देखो एक सबसे अच्छी बात पता है क्या है, ढंग से पढ़ने का सेंस क्या होता है, एक झटके में सब निपटा दो अगर आप अच्छा पढ़ना चाहते हो तो। मतलब दिमाग में एक एज आई नहीं कि आप सबकी एज देख लो, बोले बताओ किस किस की बतानी है। उससे क्या होता है, एक स्लॉट में जब आप चीज़ें कर लेते हो तो कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होता है। आप एक एक टॉपिक पढ़ते हो, बाद में एक साथ एज हो जाती हैं, तो वो फिर बोलता है अच्छा 62 था कि 65 था। ये जो सूचना आयुक्त जो होते हैं उनकी भी एज, उनका कोई निर्धारण नहीं है, ये ध्यान रखना उनके भी, ठीक है ना, क्योंकि जो आरटीआई एक्ट है हमारा, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, उसी एक्ट के अंतर्गत इनकी नियुक्ति हो रही है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, चाहे स्टेट के हों इन्फॉर्मेशन कमिश्नर या सेंट्रल के हों, इनकी जो सेवा शर्तें और कार्यकाल का निर्धारण है वो केंद्र सरकार करती है। बस खत्म हो गई यही बात। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इनकी सेवा शर्तें कार्यकाल, तो डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस पर खूब विवाद चला था अगर आपको पता हो तो। इन्होंने कहा था कि आरटीआई को पंगु बना दिया कांग्रेस ने, और ऐसी वैसी बहुत सारी बातें चली थी। तो आई होप क्लियर होगा। पंचायत नगर पालिका 21, लोकसभा ठीक है, और विधानसभा 25, राज्यसभा विधान परिषद 30, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल 35। ये न्यूनतम उम्र है, इससे कम उम्र में आप इन पदों पर नहीं जा सकते। जब हम बात करते हैं अधिकतम एज की या रिटायरमेंट की बात करें, तो अगर हम राज्य में देखें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हाई कोर्ट जज से बनते हैं। तो हाई कोर्ट जज की 62 ईयर मैक्सिमम एज होती है। लोक सेवा आयोग में भी यही 62 ईयर रखी गई है। लेकिन अंतर पता है क्या आता है, यहाँ 6 ईयर टेन्योर और 62 ईयर एज है। मतलब या तो 6 साल का कार्यकाल पूरा कर लें या 62 वर्ष की उम्र, जो भी पहले हो। अब जैसे ऐसे समझो कि कोई लोक सेवा आयोग के सदस्य अगर 62 ईयर में बने, ठीक है, तो वो ये नहीं कह सकते कि हम 6 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे तो 68 हो जाएगी, 62 में 6 जोड़ेंगे तो नहीं। तो फिर क्या लागू होगा, बस 62, एक आध 2 महीने जो बचे हैं 62 में ही काम खत्म। ठीक है, समझ में आ रही ना। तो क्या होता है 62 ईयर या 6 ईयर, मतलब क्या 6 ईयर टेन्योर और 62 ईयर मैक्सिमम एज। या तो 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लो आप, या फिर अधिकतम उम्र 62 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो। बात समझ में आ रही है ना, मतलब जो पहले, अगर आपका कार्यकाल पहले खत्म हो रहा है तो आप ये नहीं कह सकते नहीं साहब हम नहीं यार, अभी तो हम 62 के नहीं हुए।
ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि भैया आप 62 के नहीं हुए। अब जैसे कोई 50 में बन जाए तो 6 साल तो उसके 56 में ही हो गए। बोलेगा नहीं साहब अभी तो और 6 साल हम बनेंगे क्योंकि हम 62 के नहीं हुए। तो ऐसा नहीं चलता। यहाँ क्या है, यहाँ इस तरीके। अब देखो दोनों में अंतर समझ में आया अभी इससे, जबकि यहाँ टेन्योर नहीं है ऐसा हाईकोर्ट जज में, यहाँ सिर्फ एज है मैक्सिमम। अब अगर कोई हाईकोर्ट जज 60 साल में बना तो वो 2 साल कर लेगा काम, 50 में बन गया तो 62 तक 12 साल काम कर लेगा, 40 में ही बन गया कोई इंटेलिजेंट है तो वो 22 साल हाईकोर्ट जज रहेगा, और कोई 35 में ही बन गया तो वो और ज़्यादा रहेगा। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ टेन्योर नहीं है, इनका दिमाग लगाना नहीं। तो पता है अपनी मर्जी से क्या करते हैं बच्चे, 6 ईयर बहुत चल रहा था साहब, हमने तो 6 और 62 लिख दिया, लिख दो, वो काट देगा, और बहुत गुस्से में काटता है फिर वो। तो समझ में आ रही ना इन दोनों में अंतर क्या है। जैसे यहाँ जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, यहाँ इनका टेन्योर भी है और एज भी है। हाँ जी बता देते हैं, बोलिए क्या बताऊं, फिर से सारा बता दें। देखिए हम ये बता, बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन काम की हैं। हाईकोर्ट जज, मैं 2 को एक साथ ले लेता हूं जिससे और थोड़ा क्लियर हो जाएगा, 2 बार नहीं बोलना पड़ेगा। हाईकोर्ट जज में अधिकतम उम्र 62 वर्ष है, लेकिन इनका कोई ऐसा टेन्योर नहीं होता कि 5 साल का टेन्योर के लिए, 6 साल के, 8 साल के, 10 साल के टेन्योर के लिए। जिस उम्र में ये हाईकोर्ट जज बन जाएंगे उससे अधिकतम ये कब तक, 62 ईयर तक हाईकोर्ट जज रह सकते हैं। जो 50 में बनेगा वो 12 साल तक रह लेगा, जो 40 में बनेगा वो 22 साल तक रह लेगा। सुप्रीम कोर्ट में भी यही स्थिति है कि इनकी मैक्सिमम एज है 65 वर्ष, मतलब ये रिटायर्ड होंगे 65 साल में। अब अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज 60 साल में बनेगा तो वो 5 साल तक काम कर लेगा, और कोई 55 में बन जाएगा तो 10 साल तक काम कर लेगा। वो उसकी एज पर डिपेंड करता है। और ये सब कहाँ से हो रही है एक्चुअली, जब वो सिविल जज बन रहा है तो जितनी कम उम्र में, ऑडियो बंद कर लीजिए प्लीज, अमित कर देना बंद। तो मुद्दा क्या है, जितनी कम उम्र में आप सेलेक्ट होंगे, जैसे आपको भी मैं अभी कनेक्ट करा दूंगा इससे, इतनी बात क्लियर हुई। तो यहाँ टेन्योर की बात मत करना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, इनकी मैक्सिमम एज है रिटायरमेंट। जबकि पब्लिक सर्विस कमीशन में हम बात कर रहे हैं और यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग में, तो यहाँ इनका टेन्योर भी है और एज भी है, और दोनों में 6 ईयर टेन्योर है। या तो 6 साल तक आप बन जाओ, 6 साल काम कर लो, 50 में बने तो 56 तक, 56 में बने तो 62 तक, अगर स्टेट में है तो 62 खत्म। अगर आप केंद्र में मतलब संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य हैं तो आप या तो 65 ईयर तक बन सकते हैं या 6 ईयर का टेन्योर। तो इन दोनों में से भी जो पहले हो जाता है। जबकि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज में टेन्योर जैसा कुछ नहीं है। बात समझ में आ गई होगी। स्टेट इलेक्शन कमीशन की और ठीक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हम बात करें, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो टेन्योर माना गया है एज का, ठीक है, वो 65 एज मैक्सिमम है। लेकिन टेन्योर क्या है इनका, 5 साल, 6 साल, 4 साल, बोलो लाइव में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कितने साल के लिए अपॉइंट होते हैं? अरे 2 ही ऑप्शन है, अगर सही से बोले 5 या 6, चलो 4, 5, 6 और नन। ठीक है, तो 6 ईयर या 65 ईयर, मतलब 6 साल या 65 साल। आप तो ऐसे समझ लो CAC और CAG, CC एक साथ, और C को ऐसे बनाओ तो 6 होता है। तो 6, अब जैसे यहाँ CAG का भी यही है, ठीक है ना, तो 665 समझ में आ रही? पहले बात समझ, पहले एक एक करके सुनिए नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। CAC चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 6 ईयर टेन्योर और 65 ईयर एज, जो भी पहले हो। CAG का भी सेम 665 और UPSC का भी सेम। तो पहले एक साथ वालों को भैया संघ लोक सेवा आयोग से नियुक्ति करेंगे, फिर इलेक्शन कराएंगे, और फिर जब घोटाला हो जाएगा तो CAG से जांच कराएंगे। और तीनों स्थितियों में 6 और 65 ईयर रहेगी। तो 6 ईयर का कार्यकाल या टेन्योर और 65 ईयर की एज सेम होंगी इनमें तीनों में, UPSC, CAG और CEC। इतनी बात क्लियर है? स्टेट पे आ जाओ। स्टेट में स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है, इसमें जो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, तो राज्य के जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं
उनका मध्य प्रदेश में थोड़ा वेरी करता है, 66 ईयर है और कितना है ये 6 ईयर और 66, तो 6 ईयर का टेन्योर या फिर 66 वर्ष की उम्र। ठीक है, समझ में आ रही है? तो 6 ईयर टेन्योर होगा या फिर 66 ईयर की मैक्सिमम एज होगी। तो ये टेन्योर हो गया कि 6 साल का या तो कार्यकाल पूरा कर लो या 66 ईयर का एज पूरी कर लो, इन दोनों। मतलब आप समझ रहे हो, स्टेट वाले का केंद्र से ज़्यादा। तो ये राज्य सरकार के हाथ में है ना, राज्य के विधानमंडल के, क्योंकि पंचायत के अंतर्गत आता है स्टेट इलेक्शन कमीशन और नगर पालिका। और पंचायत और ये सब किसके विषय हैं? पंचायत नगर पालिका राज्य सूची के विषय हैं। इस पर कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल कानून बनाएगी। तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग इनको किया है। आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। कोई कन्फ्यूजन? अब मैं आपसे कह रहा था एक अलग होता है, ठीक है, वो अलग मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइएगा। संथानम कमेटी का नाम सुना है? मैं उल्टा चल रहा हूँ जान। तो संथानम कमेटी कब बनी? 264 66। अरे कंफ्यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं कौन विद्वान है। तो संथानम समिति बनी कब? कैसी कमेटी? अच्छा, तो गठन कब हुआ संथानम कमेटी का? ठीक है, देखो बहुत लोग गलत करते हैं इस प्रश्न को। ये ऑलरेडी इतना सरल क्वेश्चन मेंस में भी आया है, प्रीलिम्स में तो खूब आया। संथानम कमेटी का गठन हुआ था 1962 में और भ्रष्टाचार निवारण के लिए समिति बनी थी। तो पूछा जाता है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई? तो भ्रष्टाचार निवारण में भी जब आप करप्शन का ऐसे लिखते हैं तब भी आप संथानम कमेटी की बात करते हैं। ये कौन थे? के संथानम। ठीक, बहुत के में बहुत उल्टा सीधा नाम है, इसलिए बिल्कुल नहीं बोलने की चेष्टा कर रहे हैं आप। तो बस याद रखना के संथानम। के संथानम कमेटी कब बनी? 1962 में। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी? और यहां से 19 सॉरी फिर से बोलिए, संथानम कमेटी ने रिपोर्ट कब दी थी? रिपोर्ट तो इसकी रिपोर्ट थी 1964 में। ठीक है, अब इसकी रिपोर्ट के आधार पर एक संस्था बनी थी। ठीक है, इसे बोलते हैं बेटा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। कमीशन, अरे आप तो बोलो ना, हम तो कुछ भी बोले, आप तो बताओ हाँ या ना। केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग जो था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अब इसमें होते हैं कमिश्नर, तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, तो सीवीसी बोलते हैं उनको भी। नाम एक जैसे ही है लेकिन दोनों के मीनिंग अलग है। आयोग बना, इस आयोग में कौन होते हैं? चीफ नहीं है ये, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होते हैं। और इन केंद्रीय सतर्कता आयोग का टेन्योर कितना होता है? और दूसरा प्रश्न है कि सीवीसी की स्थापना कब की गई? सीवीसी की स्थापना कब? 1965। अच्छा, 1964 में बनी सीवीसी, ये मैंने मान लिया। कार्यकाल क्या है चीफ विजिलेंस कमिश्नर का, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का? कुछ भी नहीं बोलना उल्लू बनाने के लिए, जो बोलो सही बोलना। बोलिए अब, सीवीसी का कार्यकाल कितना है? सोच लो, कोई इशू नहीं है। तब तक मैं देखता हूं कौन बोल रहा है। बोलो भैया, लाइव कहानी जल्दी बोलो। क्या? थोड़ा धीमे बोलो करो आपके।
अच्छा, और कोई बोल लो भैया। कोई और बोलना चाह रहा है? जल्दी बोल दो। अच्छा चलो ऑप्शन दे दें। 470 कौन बोल रहा है? 70 आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही, कौन? फिर से बोलिए। क्या कहाँ लिखा आपने 470? कहीं पढ़ा है ऐसा आपने? बताओ जरा, भेजो मुझे व्हाट्सएप करके। 4 ईयर टेन्योर और 65 ईयर एज, ये ध्यान रखना। शिवानी एक बार देख लो, क्रॉस चेक कर लो, कोई बुराई नहीं है। गूगल जिंदाबाद। आप लोग एकदम सुपर फास्ट हैं, आपके पास 4G तो 4G सबके पास होंगे ही, 5G भी होंगे कुछ लोगों के पास। इस्तेमाल करिए एयरटेल का। ठीक है, तो देखिए सुनिए अच्छे से, आप क्वेश्चन समझिए। यहाँ से एक प्रश्न बना था, मुख्य परीक्षा का भी था, ये प्रीलिम्स में भी पहला क्वेश्चन है। सीबीसी का गठन, बस सीधा ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था 3 मार्कर। सीबीसी का गठन किस समिति की अनुशंसा पर हुआ? बहुत सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको बताना है के संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पर हुआ था, के संथानम समिति की रिकमेंडेशन पर। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन दूसरा बनता है कि संथानम कमेटी, अब देखो कैसे क्वेश्चन पूछा था, सीबीसी का गठन संथानम कमेटी की अनुशंसा पर किया गया था, इस कमेटी का गठन कब हुआ? अब कमेटी कब बनी थी? 62 में, लेकिन इसकी रिकमेंडेशन पर सीबीसी कब बना? 64 में। तो कमेटी 62 की है, लेकिन सीबीसी बन कब रही है? 64 की। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और फिर जो केंद्रीय सतर्कता आयोग होता है, इसमें एक होते हैं चीफ विजिलेंस कमिश्नर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, चीफ नहीं, बार बार चीफ पे आ जाते हैं, वो इलेक्शन कमिश्नर में पहुंच जाते हैं। तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। तो ये जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होते हैं, इनके लिए टेन्योर 4 साल और 65 वर्ष है। या तो 4 ईयर का टेन्योर पूरा कर लें या 65 ईयर की एज पूरा कर लें। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक निकाय है, संसद ने विधि बनाकर इसकी स्थापना की है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप अच्छे से। स्वायत्त निकाय है, ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन ऑटोनोमस के साथ में ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक निकाय है, मतलब संसद के विधि या लॉ के अधीन इसका गठन किया गया था। समझ में आई? कार्यकाल में आपको इतनी बातों में कोई दिक्कत, देखो एक मजेदार बात मैं आपको बताता हूँ, कम समय में हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, बस थोड़ा एक्टिव मूड में रहें तो। हाँ जी, स्वायत्त मतलब अपने निर्णय खुद लेती है, ऑटोनोमस, जैसे कॉलेज होते हैं ऑटोनोमस, वो अपने एग्जाम खुद कंडक्ट कराते हैं, तो ऐसे ही ऑटोनोमस बॉडी है। अच्छा, यूपीएससी नहीं है क्या ऑटोनोमस बॉडी? है। इलेक्शन कमीशन नहीं है क्या? है। फाइनेंस कमीशन तक ऑटोनोमस बॉडी है। चलो खैर, हो गया यहाँ तक। टेन्योर, ईयर, एज, इनमें कोई हाँ जी बोलिए, कोई कुछ बोल रहा है? आप लोग अगर अपने घर पे चर्चा कर रहे हैं ना, तो कृपया करके इसे बंद रखिए माइक को, ठीक है? नहीं तो फिर हम आपको वार्निंग नहीं देंगे, हम आपको होल्ड रख देंगे, फिर आपकी क्लास नहीं होगी आज की। तो कृपया ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछ रहे हैं तभी आप करिए, और अगर आप आपस में कहीं भी कुछ भी बात कर रहे हैं, कुछ ज़रूरी है, तो कृपया अपना माइक म्यूट रखिए। चलो, हो गया यहाँ तक? एक बार जल्दी जल्दी, पंचायत, जल्दी बोलो, पंचायत की उम्र, अधिकतम उम्र, सुनते ही नहीं हो, निर्धारित नहीं। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या बेटा? पक्का? ये तो वहाँ बैठ के ले लो, सोफे पे लेट जाओ, एम्बुलेंस बुलाए। ठीक, स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब सांविधिक निकाय, सांविधिक, सांविधिक, संसद की विधि के अधीन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पार्लियामेंट। चलो,
तो पंचायत ये जितने भी आपकी राजनीतिक संस्थाएं हैं इनमें आपके अधिकतम उम्र का प्रावधान नहीं है। पंचायत नगर पालिका में मिनिमम 21, और थोड़ा पहले चलें तो वोटिंग एज 18। पहले कितनी थी वोटिंग एज? 21 थी। तो कब 18 हुई 21 से? कब? कब? अरे जैसे अभी 18 साल है एज, 21 से 18 हुई, तो ये किससे हुई? ये तो सही बताया आप लोगों ने, 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब देखो, अब थोड़ा सुनना अच्छे से सुनना इस बात को, क्वेश्चन फंस जाएगा किसी दिन पेपर में, गलत करा देगा बहुत लोगों का। अगर आपसे पूछा जाए 61वां संविधान संशोधन अधिनियम कब का है, तो ये 88 का है। ये लागू कब से हो रहा है? 1989 से। इसलिए मिलता क्या है? तो अगर आपसे अब जैसे क्या पूछते हैं क्वेश्चन, 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई, वोटिंग एज है ये, वयस्क मताधिकार। तो ये जो एज है आपकी निर्वाचन किसकी, मतदान की उम्र, तो वोटिंग एज 21 से घटा के 18 कब की गई? 1989 में। लेकिन 61वां संशोधन अधिनियम कब का है? अगर बहुत स्पेसिफाई पूछेगा 88 89 दोनों दे देगा, किसी दिन निपटा देगा किसी को क्वेश्चन में ये। तो 88 का एक्ट था, लागू ये 89 से होता है। तो कई बार आपको किताबों में ऐसा ही मिलेगा, सीधा क्वेश्चन, वोटिंग की एज 21 से घटाकर 18 कर दी गई, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, और सीधा आंसर 1989 होता है। तो एक्चुअली लागू ये 1989 से हो रहा है। इसको आप पंचायत से कनेक्ट करो तो दिमाग क्लियर रखेगा। पंचायत का जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम और नगर पालिकाओं का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम था, आयोग सबको पता है कब का था, तो एक्ट था 1992 का। लेकिन ये लागू कब हुआ जाके? 1993 में। तो इसीलिए किताबों में कई बार लिखा होता है 73वां संशोधन 1993। बच्चा बहुत परेशान होता है इस बात से, कभी वो 92 पढ़ता है, कभी 93 पढ़ता है। तो 92 का एक्ट था जो संसद में पेश किया गया विधेयक, तो इसके बाद ये लागू कब से हो रहा है? 1993 से लागू हो रहा है। तो इसलिए लागू होने की बात करेंगे तो 1993। सेम चीज यहाँ 61वें संशोधन पर है कि 61वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो 1988 का विधेयक है ये, और ये जाके लागू कब होगा? तो 1989 में लागू होगा। कई जगह आपको 1989 उत्तर मिलेगा, लेकिन अगर आपसे अधिनियम पूछ लिया जाए तो 88 का था ये। ठीक है, क्वेश्चन लेकिन ऐसे ही आता है, 61वां संशोधन 1989 के द्वारा क्या किया गया बेटा? जो एज थी 21 से घटा के 18 साल कर दी गई। अब पूछते हैं इंदिरा गांधी के कार्यकाल में वोटिंग एज क्या थी? अब दो तरीके से घुमा देते हैं क्वेश्चन को, कुछ नहीं, सरल सा क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी का कार्यकाल, सीधी बात है कि 84 में तो जय सिया राम, मतलब उससे पहले, तो ये इससे पहले की कहानी है, तो कितनी होगी? तो 21 ईयर। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना कि गलतियां ना हो चीज़ों के बीच में। ये तो हुई एज, ठीक है। यहाँ तक हाईकोर्ट जज की अधिकतम उम्र 62। हाँ जी, वो क्वेश्चन एक्चुअली क्लियर करेंगे वो उसमें। जैसे ऐसे समझिए, हाँ क्या होता है, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, ये आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, SC/ST एक्ट सुना है आपने। अब आप मुझे बताइए कि SC/ST एक्ट है कब का? उल्लू नहीं बनाना हमें, बस हमने फिर कह दिया ना आपको। SC/ST एक्ट कब का है? अरे नहीं, 8 का नहीं, 1989 का है SC/ST एक्ट। लेकिन ये लागू कब हुआ? 1990 में। तो अब देखो समझना अच्छे से, ये क्वेश्चन ऑलरेडी जब एक्ट इसमें सिलेबस में थे तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। SC&ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, पूरा नाम इसका ही है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। तो एक्ट है 1989 का, लेकिन ये लागू कब से हो रहा है? 1990 से। ठीक है, तो एक्ट पूछे 89 का है और लागू कब से हो रहा है? एक बात, अब अगर जैसे 73वें में ही है सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन,
पूछे आपसे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब का है, तो 73वां संशोधन जो है वो 1992 का है। लेकिन अगर वो पूछे लागू कब से हुआ, तो आपको आंसर 1993 करना है। सेम चीज 74वें पे भी सेम है, अब इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। इसी चीज को आप 61वें पे देख लीजिए, तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 का है ये, लेकिन ये एनफोर्समेंट कब से है, तो लागू कब से हो रहा है, क्योंकि पूछा कैसे जाता है 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो हुई तो तब मानेंगे ना जब लागू होगी चीज, तो इसलिए ये 1989 मिलता है। लेकिन यूपीएससी लपेट देता है, यहाँ पहला ऑप्शन ही 88 होता है और पूछता है 61वां संशोधन अधिनियम कब का है, तो कब का हो गया, अधिनियम 88 का है, लागू 89 से हो रहा है, तो 21 से घटा के 18 की जा रही है 89 में जाके। आई होप अभी क्लियर होगा सभी को, कोई डाउट है किसी को, तो थोड़ा ध्यान देना कि इधर इधर में ही थोड़ा गड़बड़ होगा ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा हमें, और सबसे ज़्यादा तकलीफ तो तब होती है जो चीज़ हमें पता हो वो गलत हो जाए, जो पता नहीं है उसकी कोई तकलीफ नहीं, सपने में आती है फिर वो पेपर के बाद। सही बोल रहे हैं ना, जिनने पेपर दिए होंगे वो इस अनुभव को अच्छे से, अल्लाह आप ऐसे सोचो ना, आप ऐसे व्याकुल रहते हो, बच्चे आके अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, सर मैं सो रहा था, सो रही थी और मुझे क्वेश्चन सपने में आया और ये भगवान मैंने कैसे गलत कर दिया, ठीक है, या खुदा अब क्या होगा, बस वही कहानी है। ठीक, इनको थोड़ा ध्यान रखिए। SC/ST एक्ट 1989 का है, लागू 1990 से हो रहा है, 73वां 1992 का है, 74वां भी 1992 का है, और ये लागू कब से होगा, तो 1993 से लागू होगा। अच्छा, इतनी बात इन पे चलिए, तो थोड़ा सा टॉपिक से हट गए हम लोग कुछ चीज़ों में, बट वो उससे रिलेटेड थी तो कराना जरूरी था। एक बात बताइए मुझे, आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि विधेयक और अधिनियम में क्या अंतर है। विधेयक जो होते हैं लोकसभा राज्यसभा में पेश किए जाते हैं, और अधिनियम तब बनता है जब उसमें राष्ट्रपति का कंसेंट होता है। डिफरेंस बिटवीन बिल एंड एक्ट, बिल मतलब प्रस्ताव। आप ही फंसोगे, आप एक और बात बोले तो। लो, हमें लग रहा था जब कोई दोबारा बोलता है, एक मिनट सुन लो बस, आप अभी बढ़िया से हम पूछते हैं। हाँ, प्रस्ताव रेजोल्यूशन, बिल विधेयक, एक्ट अधिनियम, हाँ बोले अब विद्वान लोग, बोलो। अब थोड़ा और बोलोगे तो एक और शब्द आ जाएगा, इसलिए पहले बोल दो इतना। और अगर ये पारित हो जाता है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ, तो ये विधेयक बन जाता है। नहीं, अगर बहुत सारे विधेयक बहुत सारे आते हैं लेकिन वो नहीं पारित हो पाते हैं, फिर वो सीधे मैक्सिमम नंबर रहता है विधेयक का, और अधिनियम का भी रहता है। तो प्रस्ताव क्या होता है? सर ऐसे तो प्रस्ताव बहुत प्रकार से होते हैं। जब सांसद कोई कानून बनाना चाहती है तो पहले प्रस्ताव पेश करती है, तो वो बिल के रूप में लोकसभा और राज्यसभा में पेश होता है। अगर उसमें सहमति बन गई तब जाके राष्ट्रपति के कंसर्न के बाद यह अधिनियम बने। कब बिल है, कब रेजोल्यूशन है, कब बिल है, कब एक्ट है, और मैं थोड़ा और आगे जाऊंगा तो मुझे कब लॉ है। हाँ, अब सोचो, अब थोड़ा सा सोच ही रहे हैं तो अच्छे से सोच लीजिए। हाँ भैया, लाइव में कोई कुछ बोल रहा था, दिखाएं विद्युता। अच्छा, एक और बात बताता हूँ, थोड़ा और फंसाई देते हैं, अब काय के लिए इतना कर रहे हैं। आओ मोशन में। अच्छा, एक है रेजोल्यूशन और एक है मोशन। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, कौन सा मोशन जानते हैं आप लोग? सुबह सुबह बनता है वो नहीं, आप यहाँ पॉलिटी वाला मोशन बताओ, ठीक है? सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म मोशन साइंस में। अच्छा, वो फिजिक्स है। मज़ेदार बात ये है कि वो भी मोशन नहीं पता लोगों को, सीरियसली बोल रहे हैं, क्योंकि मोशन में मोशन बाहर आ जाते हैं। मोशन का मतलब क्या है, रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, और बिल क्या है, और एक्ट क्या है, कोई भी बता दे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा, कहाँ हम रेजोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं, कहाँ हम मोशन इस्तेमाल करते हैं? अच्छा, पॉलिटी में मोशन कौन कौन से? मोशन का मतलब पहले समझ पा रहे हैं? हिंदी में नहीं, हम तो फारसी में बोल रहे हैं।
हिंदी में? हिंदी में? कॉन्फिडेंस मोशन हो, हाँ, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। कॉन्फिडेंस में बोले आप, बढ़िया। कॉन्फिडेंस मोशन हिंदी में लिख दें आप? विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास। विश्वास, मुझे विश्वास लिखना नहीं आ रहा है ऐसा लग रहा। कौन सा सा आएगा यार? ये सही था? ये सब जो लिखा है वही सही है। क्या लिखा मैंने, मुझे ही नहीं पता। यहाँ लिख दें शरीफा वाला। ये सही है? ये तो नहीं विश्वास है? ये विश्वामित्र वाले हैं। हाँ ठीक, तो ये विश्वास नहीं है, इस पे विश्वास करना है। चलो, श्वास पे विश्वास। तो ये जो विश्वास प्रस्ताव है, अब देखना, चूंकि हम लोग बेटा संसद ही समझ रहे हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को थोड़ा पैरेलल देखना होगा जिससे कन्फ्यूजन पॉइंट खत्म हो जाए। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे ही थोड़ा अंदर घुसते हैं फिर वो लपेट देते हैं, और इंटरव्यू के ये सारे क्वेश्चन हैं। अब मुझे पहले ये बताइए कि मोशन का मतलब भी प्रस्ताव और रिजोल्यूशन का मतलब भी प्रस्ताव, तो कहाँ हम रिजोल्यूशन, कहाँ हम मोशन की बात करते हैं? कुछ एग्जाम्पल किसी को पता हो तो? अच्छा चलो, पहले तो प्रस्ताव बताओ। मोशन वाले कितने मोशन सुने हैं आपने? एक आपने बताया विश्वास, तो मैं उसके विपरीत बोल देता हूँ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, तो नॉन नहीं, बेसिकली नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, तो अविश्वास, विश्वास के अपोजिट अविश्वास प्रस्ताव। हाँ, और प्रस्ताव बताए कोई? बोलिए अजय, क्या बोल रहे थे? प्रस्ताव नहीं पता? बाय गॉड, एक एक करके बोलिए। और कौन से प्रस्ताव हैं? प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन का मतलब क्या? देखो, मैं आप लोग बोलते जाओ, हम लिखते जाएंगे, अच्छा लगेगा मुझे। एक है कॉन्फिडेंस। अब आज हम थोड़ी अच्छी क्लास करने वाले हैं, थोड़ा ध्यान देना, बस यही गलतियां होती हैं चूंकि। ठीक, आप लिखने की परेशान मत होइए, एज इट इज़ रिकॉर्ड हो रहा है, परेशान होने की कोई समस्या नहीं है। लिखवा भी देंगे, ऐसा नहीं कि लिखवा नहीं सकते, लेकिन थोड़ा समझ लीजिए। विश्वास प्रस्ताव, और विश्वास रखिए कि बहुत लोगों के विश्वास गलत हो जाएगा। एक क्या है? अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, हाँ, और बोलो कौन कौन क्या बोल रहा है? एक किसी ने बोला था विशेषाधिकार। आपका नेटवर्क नहीं मिल रहा भैया, मत बोलो। विशेषाधिकार प्रस्ताव यानी कि प्रिविलेज मोशन। हाँ, और क्या बोले थे आप लोग? बोलते जाओ, हम सुनते जा रहे हैं, बस 3 ही हुए अभी। 1 मिनट रुक दिया जरा, ध्यान अकेला रह गया, आकर्षण तो पता नहीं कहाँ है। कुछ गलत थोड़ी है। हाँ जी भैया, कॉन्फिडेंस आया? अभी देखते हैं, नो कॉन्फिडेंस में बदल देते हैं। कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, प्रिविलेज मोशन। ठीक है, और बोलो। कॉल अटेंशन मोशन, ध्यान आकर्षण। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। हाँ, धन्यवाद प्रस्ताव। निंदा। निंदा मतलब सेंसर मोशन। ध्यानाकर्षण मतलब कॉल अटेंशन मोशन। ठीक है, हाँ जी, और बोलो। एडजॉर्नमेंट। आप लोग एकदम बोलते हो ना। हाँ बोलिए, बोलो क्या बोल रहे हैं, बोलो। कटौती प्रस्ताव, कट मोशन। ठीक है, ये बजट के साथ की, इसको अपन एक दिन के लिए रोकते हैं। हाँ, और क्या आप बोल रहे थे? हाँ बोल दो। हाँ, यही तो सुनना चाह रहा था मैं कि सबसे ज़्यादा तो यही परेशान करेगा। एडजॉर्नमेंट मोशन मतलब
स्थगन प्रस्ताव। ठीक है, और कुछ इच्छा है? कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस, एडजर्नमेंट, प्रिविलेज, ध्यानाकर्षण, निंदा, मोशन ऑफ थैंक्स यानी कि धन्यवाद प्रस्ताव। अच्छा, पहले तो ये एक बढ़िया प्रश्न पूछते हैं, आप बताना इनमें से कौन सा प्रस्ताव है। अरे मत लिखो अभी, उसमें क्या लिखोगी, अभी कुछ नहीं, नाम से क्या रखा है, नाम में कुछ नहीं रखा, जीवन में लिख लो, मन नहीं मानता है तो। धन्यवाद प्रस्ताव जो है, मोशन ऑफ थैंक्स जो है, मतलब इन प्रस्ताव में कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं जो सरकार के विरुद्ध आएंगे तो सरकार गिर जाएगी। अच्छा, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आएगा तो सरकार गिर जाएगी। नो बोलो, नॉन फिर याद रह जाएगा वो कंफ्यूजन में। नो कॉन्फिडेंस मोशन तो सरकार गिर जाएगी। अच्छा, और किसी से नहीं गिरेगी। अगर धन्यवाद प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध आ जाए तो बोलो। अच्छा, अगर निंदा प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरकार गिरेगी, हाँ या ना? चलो मैं एक बहुत सरल सा प्रश्न पूछता हूं। कट मोशन है 3 तरीके के, ठीक है। कट मोशन अगर पारित हो जाए, कट मोशन का मतलब है कटौती प्रस्ताव। कट गई, कटौती हो गई ना, कटौती प्रस्ताव भेज देना मैं। कटौती प्रस्ताव, अगर ये कटौती प्रस्ताव पारित हो जाए, लिंक आ रही है वो तो, तब तक आप लोग हुए ना प्रत्यक्षदर्शी। हाँ जी भाई, वॉइस क्लियर? चलो बताओ, पहले तो ये बताओ विश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? ठीक है, कभी भी अभी जैसे हम बोलें तो मोदी जी लाएंगे, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट होगी, जो सत्ता होगा, सत्ता पक्ष द्वारा लाया जाएगा। और बड़ी बात पता कब चोट कब होती है, आप अपनी भावाई के लिए ये लेके आए और पता चले आप प्रस्ताव नहीं पारित करा पाए तो ये खतरनाक स्थिति भी है। क्योंकि मान लो होता क्या है, सरकार अपने जो काम होते हैं, जो कार्य होते हैं, जो लेखा जोखा होता है कि सरकार की जो उपलब्धियां होती हैं उनको बताने के लिए और सदन में अपना बहुमत दिखाने के लिए, मेजॉरिटी दिखाने के लिए सरकार ये लाती है। कौन लाती है? गवर्नमेंट। और ऐसे में पता चले कि सरकार के विरुद्ध वोटिंग हो जाए तो सरकार गिर जाएगी, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा? विपक्षी दल। विपक्षी दल अगर ये लाए और अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो गया तो फिर से सरकार गिर गई। अच्छा, मजेदार बात यह कि हर कदम पे सरकार गिरेगी, ये ध्यान रखना। मतलब सरकार ना लूली लंगड़ी है, मतलब कभी भी लड़खड़ा के गिर जाएगी। ठीक, क्या हुआ कि भैया जैसे ही विपक्षी दल ने अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया और क्या गिरी? गवर्नमेंट गिरी, ठीक है, खत्म। अब देखना, अब प्रश्न बनता है यहां से, अविश्वास प्रस्ताव, हम घूम फिर के आ जाएंगे लोकसभा पे और राज्यसभा पे, आप समझ लेना बस कैसे आ रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव जो है वो किस सदन में आता है? ये बताओ जल्दी से।
हमेशा ध्यान रखना, नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑलवेज इंट्रोड्यूस फर्स्ट इन लोकसभा और स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना। तो अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाएगा? लोकसभा में। ठीक है, और राज्यों में विधानसभा में। एक अंतर याद कर लो। अब अगर हम बोलें अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत होगा? विधानसभा और लोकसभा में। तो क्या राज्यसभा में प्रस्तुत होगा? नहीं होगा। प्राइमरीली कभी भी नहीं जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि सरकार जो टिकी है, जो सब कुछ है वो किस में? लोकसभा में। जब तक बहुमत है तब तक सरकार है, और लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं है तो सरकार नहीं रहेगी। तो कहाँ आएगा? अच्छा, एक प्रश्न आता है कि अविश्वास प्रस्ताव है, जैसे भाई लाए अविश्वास प्रस्ताव, तो क्या यहाँ कारण जरूरी है? अविश्वास प्रस्ताव के पीछे कारण बताना जरूरी है? हाँ या ना? क्या क्या क्या? कारण आवश्यक है या नहीं है? बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो अब कनेक्ट करो। ठीक है, अब किसी से बोल नहीं सकता। मान लो कोई एक बाहर का बच्चा आया, मुझे उस पर विश्वास नहीं है, अविश्वास है। ठीक है, तो अविश्वास के पीछे कोई कारण हो सकता है क्या? नहीं है, बस नहीं है, क्योंकि वो बाहर का है, बस यही कारण मान लो। लेकिन ध्यान रखना कि अगर विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे तो इन्हें कारण बताना जरूरी नहीं है, बिल्कुल दिमाग में रखना। अच्छा, किसी की निंदा कराओ, निंदा प्रस्ताव कारण बता। निंदा में ना, अब अच्छे से सोचो। अच्छा, निंदा होगी किस आधार पर? कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर, यानी कोई तो कारण होगा। समझ में आ रही? तो यहां क्या है? निंदा में कॉज कंपलसरी है, कारण आवश्यक है। देखो आपस में कनेक्ट करो चीजों को, नहीं तो फिर डोल जाती हैं ये। तो कॉज कंपलसरी कहां पर? निंदा में। लेकिन अविश्वास में कॉज कंपलसरी नहीं। अच्छा, निंदा कहां आएगा? लोकसभा या राज्यसभा में? और अविश्वास प्रस्ताव कहां आ सकता है? अविश्वास केवल लोकसभा में, और ये दोनों सभा में जाएगा। हाँ। अब मान लो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो सरकार गिरी, लेकिन निंदा प्रस्ताव अगर पारित होता है तो सरकार नहीं गिरेगी। तो पूछा जाता है कौन सा मोशन या कौन सा प्रस्ताव है जो सरकार के अगेंस्ट पास होने पर भी गवर्नमेंट को रेजिग्नेशन नहीं देना होता है, गवर्नमेंट को इस्तीफा नहीं देना होता है, तो वो क्या है? निंदा प्रस्ताव है। बात समझ में आई? तो क्या है? गवर्नमेंट क्या नहीं होगी? नहीं गिरी। ठीक है, तो गवर्नमेंट नहीं गिरी। अरे भैया गिर कहाँ रही है? नहीं गिरी। तो कहाँ नहीं गिरेगी? निंदा में। निंदा तो चलते फिरते कर सकते हैं, मोदी जी यार अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, बोलते ही रहते हैं विपक्षी दल। सरकार गिरेगी क्या? और खूब बोलते हैं, लोकसभा विधान पारित भी कर सकते हैं, लेकिन सरकार नहीं गिरेगी। ये ध्यान रखना, ये एकमात्र ऐसा प्रस्ताव है जिसके पारित होने पर सरकार नहीं गिरेगी सरकार के विरुद्ध। इसका पर्पज क्या है निंदा प्रस्ताव? निंदा करना। और निंदा करने का क्या पर्पज? मतलब निंदा का पर्पज अभी मैं बोलूंगा तो फिर आप दुखी हो जाएंगे। ठीक है, निंदा करने का पर्पज कुछ होता ही नहीं है। निंदा है, निंदा नियरे राखिए, होता है ना। निंदा एक इतना आत्मिक सुख है जिसमें आप मतलब आप उतने भी महान व्यक्तित्व हो, आप किसी के बारे में बस बोलना शुरू करिए, आप 2 बात बोलेंगे, सामने वाला 4 और जोड़ देगा, फिर आप 4 बोलेंगे, वो 8 और जोड़ देगा, और आपको आत्मिक सुख की अनुभूति होती है। हरिशंकर प्रसाद जी की बातें याद रखिए। मतलब महान से महान व्यक्तित्व को निंदा रस में जो आनंद आता है वो किसी और में नहीं आता। तो विपक्षी दल क्यों? अब देखिए, सरकार की नीतियों को लोगों को बताने के लिए, पॉलिटी में बात करें, और जनता के समक्ष रखने के लिए, सदन में प्रस्तुत करने के लिए निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। और अच्छे से ध्यान रखना,
निंदा प्रस्ताव क्या मंत्री परिषद के विरुद्ध आता है या इंडिविजुअल मिनिस्टर के विरुद्ध आता है? बोलो जल्दी से, किसके विरुद्ध आता है निंदा प्रस्ताव? मतलब होल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या इंडिविजुअल मिनिस्टर? और ध्यानाकर्षण बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल चल रहा है, इसलिए ध्यान रखना। आप ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी है और आपके ध्यान आकर्षण कॉलिंग अटेंशन मोशन की बहुत आवश्यकता है। पिन ड्रॉप साइलेंट ऐसी बस। ये किसके अगेंस्ट होगा? पहले तो यही बता दो भैया, किसके? मिनिस्टर या होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? निंदा तो होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। अच्छा, एक खुद से सोच के देखो, निंदा किसकी करनी है? और कोई मंत्री खराब काम कर रहा हो उसकी नहीं कर सकते क्या? नहीं, मतलब अच्छा, एक मैं लूँ एक ढीठ स्टूडेंट बैठा है और वो नहीं पढ़ रहा है और मैं बोलूँ तुम सब बहुत ढीठ हो, तुम नहीं पढ़ते हो, बोले वो तो शामिल हो गया ना साहब, अच्छा लगेगा तुम सबको? कैसा फील होगा? सर को यार सोच समझ के नहीं बोलते हैं यार, ये क्या, मैं रोज आता हूँ आती हूँ, मैं रोज पढ़ रहा हूँ और आप क्या कर रहे हो? क्लास में नहीं होता था, सुनते कौन थे? हमेशा याद है टीचर क्या बोलता है, जो आएगा उसी से तो बोलेंगे। अब जो मतलब नहीं आया, नहीं पढ़ रहा है, नहीं कर रहा है, बारे में उसके बोला जा रहा है, लेकिन बोला किसको जाता है? जो सामने होता है। तो समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा कि निंदा इंडिविजुअल भी होगी और कलेक्टिव भी होगी। मतलब व्यक्ति विशेष, अब व्यक्ति से मतलब है मंत्री विशेष, इंडिविजुअल मिनिस्टर और होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो सेंसर मोशन अगेंस्ट इंडिविजुअल मिनिस्टर और होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोनों कंडीशन में हो सकती है। समझ में आई? क्योंकि भाई निंदा, जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने, एक्स नाम के पर्सन ने, एक्स नाम के मिनिस्टर ने कोई अच्छा काम नहीं किया तो उसके अगेंस्ट ले आएंगे। ठीक है। अब दूसरी स्थिति हो सकती है कि पूरी की पूरी गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है, अगर उनकी निंदा करनी है तो पूरी मंत्रिपरिषद के अगेंस्ट आ सकती है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव किसके विरुद्ध आएगा? एक मंत्री के विरुद्ध आएगा, किसी मंत्रालय के विरुद्ध आएगा। आप बताओ, हम तो पूछ ही रहे हैं। किसका ध्यान आकर्षित करना है, किसका कॉलिंग अटेंशन मोशन? बोलिए लाइव में बेटा। या मंत्री या मंत्री परिषद, बस एक ही क्वेश्चन है। इंडिविजुअल मिनिस्टर आईएम लिख दूं, मंत्री विशेष का या मंत्री परिषद का? और थोड़ा फंसा देते हैं, या सदन का? अरे आप बताओ, क्वेश्चन है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो मंत्री के विरुद्ध, मंत्री परिषद के विरुद्ध, या सदन के ध्यान आकर्षित करने के लिए? किसका ध्यान आकर्षित करना है? बोलो, किसके विरुद्ध और किसका ध्यान? अच्छा चलो और थोड़ा घुमाते हैं। इंडिविजुअल मिनिस्टर या होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? और किसके विरुद्ध? मंत्री या मंत्री परिषद? सोचो सोचो, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा आपने एक बोला था, मैंने कहा था आप बोलना, तो फिर फंसेंगे आप। स्थगन में और ध्यानाकर्षण में क्या अंतर होगा? सोचो। एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट मोशन। अच्छा पहले एक और प्रश्न, चलो एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट मोशन में क्या अंतर है? चलो बताओ आप लोग। अब देखो यही मतलब आप ये मान लो बस यही चीजें हैं जो गलत होती हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट बन गया तो आपका बहुत कुछ सुधर जाएगा। पहले तो एक एक करके बात करने। कॉन्फिडेंस मोशन सरकार लाएगी, अपने अचीवमेंट्स, अपनी उपलब्धियां, अपनी चीज़ों को बताने के लिए लाती हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन अपोजिशन लेके आएगी। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है।
और अपोजिशन को कारण बताना कंपलसरी नहीं है, नॉट नेसेसरी, ठीक है, मतलब कोई भी आवश्यक नहीं है कि वो कारण बता के लाएं। लोकसभा में आएगा या राज्य की विधानसभा में आएगा, अच्छे से ध्यान रखना, बिल्कुल क्लियर कट। और अगर ये पास हो जाता है तो सरकार गिर जाती है। क्या कितने टाइम ला सकती है सर? कितनी भी बार लाओ, अविश्वास तो कितनी ही बार हो सकता है। मेरा मन नहीं कर रहा आप पे विश्वास करने का, ले आओ पूरे 5 years ड्यूरेशन। कितनी ही बार, कोई मतलब नहीं है उनको। दूसरी बड़ी बात पता क्या है यहाँ पे, अच्छा इसके लिए मिनिमम सदस्य क्या, चलो मैं ही पूछ लेता हूँ जो क्वेश्चन आता है, कितने सदस्य चाहिए होंगे अगर अविश्वास प्रस्ताव आपको लाना है तो उनकी सहमति आवश्यक है लाने के लिए? बोलिए लाइव में कितने? ठीक है, चूंकि लोकसभा में आ रहा है, अगर लोकसभा के 50 सदस्य लिख के देते हैं कि हम सरकार के विरुद्ध, विपक्षी दल उस पर साइन करा के लोकसभा अध्यक्ष को देंगे, अध्यक्ष स्वीकार करेगा तो आगे जाएगा, पहली चीज़ और ध्यान रखना है, नहीं तो वहीं ख़त्म हो जाएगा अविश्वास प्रस्ताव। वो स्वीकार करेगा और स्वीकार करने के बाद फिर वोटिंग होगी, और वोटिंग में अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो सरकार गिर जाएगी, नहीं पारित होगा तो कोई नहीं। ज़्यादातर समय अविश्वास प्रस्ताव खत्म हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है? तो 50 सदस्यों की सहमति, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो 1/4 आपको याद आ रहा है वो कहाँ होगा? अविश्वास प्रस्ताव के पास होने नहीं, हाँ जी, ये क्लियर है अविश्वास। ध्यानाकर्षण पे बात करें, निंदा पे पहले। तो निंदा प्रस्ताव, अब निंदा हमेशा कौन करेंगे नॉर्मली? अच्छा, क्या जरूरी है ये? ठीक है, देखो पॉसिबिलिटी होगी कि अपोजिशन ही करेगा निंदा, लेकिन ये हमेशा अपोजिशन निंदा करे ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, सामान्य रूप से निंदा कौन करेगा? अपोजिशन पार्टी। तो निंदा इंडिविजुअल मिनिस्टर और होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हो सकती है, एक मंत्री या समस्त मंत्रियों की निंदा हो सकती है, और इसके पारित होने पे सरकार नहीं गिरेगी। और अच्छी बात यह है कि यहाँ कारण बताना है, क्योंकि किसी की भी जब आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, किसी को निंदा कर रहे हो, तो आपको कारण तो बताना होगा ना, क्योंकि निंदा तभी होगी जब आप कारण बताएंगे। तो यहाँ कारण कंपलसरी है, कॉज कंपलसरी। इतनी बात क्लियर है सभी को? ध्यानाकर्षण में हम बात करें तो मंत्री विशेष का ध्यान आकर्षित करने के लिए, इंडिविजुअल मिनिस्टर का, लेकिन उसके काम से सदन को भी ध्यान आकर्षित करवाना है। ठीक है, तो लोक महत्व का मामला होगा यहाँ पे। अब ध्यान रखना, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस मैटर या इशू, अत्यावश्यक लोक महत्व के मामले पर किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या लाया जाता है? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, तो किसका ध्यान? मंत्री विशेष का ध्यान। अब यहां से अगर हम इसे एडजर्नमेंट से देखें, और एक है एडजर्नमेंट मोशन और एक है एडजर्नमेंट स्थगन, तो स्थगन प्रस्ताव में क्या है? स्थगन में संसद की बैठक स्थगित की जाती है और स्थगन प्रस्ताव से पूरा का पूरा सदन, किसी मंत्री के काम का स्थगन लेना पड़ता है, ये काम सही नहीं होता। नहीं, गलत है। चलो और बोलिए, लाइव में बोलिए। स्थगन प्रस्ताव, एडजर्नमेंट, हाँ ठीक है, वेरी गुड। और अर्जेंट मैटर को अपन ऐसे कहते हैं कि अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस इशू या मैटर। ठीक है, देखो अब समझना है यहाँ पे एक शब्द है स्थगन। आयुष थोड़ा और बताइए, अच्छा प्रयास किया आपने, यानी कि एडजर्नमेंट, क्योंकि ये बहुत लोग गलत कर देंगे। स्थगन, देखो स्थगन का सीधा सा मतलब क्या है? एडजर्नमेंट का क्या होगा यहाँ? स्थगन, देखो दो बहुत छोटी सी चीज है, बहुत एकदम लुटिया डुबे देता है क्वेश्चन की। स्थगन और स्थगन प्रस्ताव में क्या अंतर होगा? अगर बैठक चल रही है तो निश्चित अनिश्चितकाल के लिए थोड़ी देर के लिए समाप्त करना। स्थगन का सीधा सा अर्थ बताओ आप तो। स्थगन मीन्स क्या? मतलब जो बैठक चल रही है उसको थोड़ी देर के लिए रोकना, निश्चित काल के लिए हो सकता है, निश्चित काल के लिए। क्या इसको अगर हम देखें तो स्थगन कैसे हो सकता है? एक तो क्या, एक निश्चित
एक अनिश्चित, इनको हम अगर सामान्य इंग्लिश में बोलें तो डेफिनिट पीरियड और इनडेफिनिट पीरियड। ठीक है, तो क्या है अब यहाँ पे मतलब क्या होता है, एडजर्नमेंट का मतलब क्या, अच्छा करता कौन है स्थगन, और अच्छा लोकसभा का होगा, राज्यसभा का होगा, विधानसभा का होगा, विधान परिषद का होगा। अरे पहले उत्तर नहीं सुनते हो, क्वेश्चन ही नहीं सुनते हो। स्थगन होगा किसका भैया, नहीं भी समझ में आए तो टेंशन नहीं लेना है, लेकिन समझने का प्रयास पूरा करना है। फिर से बताएंगे, 3 बार बताएंगे, 10 बार बताएंगे, अगर ये नहीं पढ़ा तो फंसेगा क्वेश्चन कहीं ना कहीं। फिर से बोलूं, स्थगन जो है पहले तो किस किस का होता है, लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का, विधान परिषद का, की बैठक का। किसका होगा स्थगन, कोशिश करो, ट्राई करो, बताओ। कार्यवाही का, सदन की। अच्छा फिर क्या होगा, सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाएगी तो सदन स्थगित होगा या कार्यवाही स्थगित हुई। देखो बेटा अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ स्थगन में ना सदन की बैठक का है पहले तो, सिटिंग ऑफ द हाउस, और बोले सस्पेंशन ऑफ द सिटिंग ऑफ द हाउस। सदन की बैठक ही स्थगित हो गई है, कोई चर्चा नहीं हो रही है। अब स्थगन में क्या हो रहा है, फिर से बोलूं, सदन की बैठक समाप्त कर दी है, कोई बैठक नहीं होगी। थोड़ी देर के लिए लोकसभा है, ये विपक्षी दल कम ही होते हैं, हंगामा शुरू। मैं लोकसभा अध्यक्ष, जैसे ही इनने हंगामा शुरू किया मैंने कहा 2 घंटे के लिए बैठक स्थगित। तो ऐसे समझो सामान्य भाषा में, जिससे कि आपको याद रह जाएंगी चीज़। ऐसी होता है 2 घंटे बाद फिर आए, मुर्दाबाद, ये वो, फिर क्या बोलेंगे, दिन भर के लिए स्थगित। ये कैसा पीरियड है, क्या हो रहा है स्थगित, पहले तो दिमाग ये लगाओ। तो एडजर्नमेंट ऑफ द सिटिंग, या हम कहें कि सदन की बैठक, क्या किसका एडजर्नमेंट है, ठीक है, प्रोसीडिंग का नहीं, ध्यान रखना। देखो क्योंकि लग ऐसा रहा है कि प्रोसीडिंग का हो रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है, सदन की बैठक का स्थगन या सदन की बैठक की समाप्ति। तो सिटिंग ऑफ द हाउस, और बोले एडजर्नमेंट जो होगा वो सिटिंग ऑफ द हाउस का होगा, जो बैठक चल रही है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक, अब आपने हंगामा किया, अगले दिन फिर आए, फिर हंगामा किया, तो यहाँ से जो पीठासीन अधिकारी है, जैसे हमने लोकसभा माना था, तो लोकसभा अध्यक्ष हैं पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वो बोलेंगे दिन भर के लिए स्थगित पहले, फिर कल फिर आए, फिर हंगामा, बोले फिर दिन भर के लिए, फिर बोलेंगे अनिश्चित काल के लिए स्थगित, इनडेफिनिट पीरियड। और इसी अनिश्चित काल के लिए स्थगन के बाद में क्या कहानी बनती है, क्या आएगा इसके बाद, इसके बाद होगा प्रोरोगेशन, सत्रावसान, सत्र का अवसान। देखो एंड ऑफ द सेशन जो है वो सत्रावसान है, सत्र की समाप्ति, तो वो क्या है, एंड ऑफ द सेशन है, जो सत्र चल रहा था। अब देखो बैठक नहीं हुई वहां समाप्त, पूरा का पूरा सेशन या सत्र ही समाप्त कर दिया, लेकिन शुरुआत कहाँ से हो रही है, देखो और बहुत आराम से समझो। सुबह सुबह आ गए आप 11 बजे, बढ़िया लोकसभा में बैठे हैं, चर्चा चल रही है, इतने में विपक्षी दल ने या किसी ने भी हंगामा शुरू कर दिया। तो अगर लोकसभा में बैठक चल रही है तो लोकसभा के अध्यक्ष बोलेंगे बैठक को स्थगित करते हैं। सामान्य भाषा में समझो, जिससे कि दिमाग में फिट हो जाए कि किसको स्थगित कर रहे हैं, बैठक को स्थगित कर रहे हैं, सिटिंग को स्थगित कर रहे हैं। कर दिया आपने बैठक को स्थगित, या तो निश्चित या अनिश्चित काल के लिए स्थगित करेंगे। जब आपने इनकी बैठक को अनिश्चित काल के लिए किया स्थगित, तो अनिश्चित काल के बाद में क्या आ जाएगा, प्रोरोगेशन, यानी कि सत्रावसान। और सत्रावसान कौन करते हैं, राष्ट्रपति, जबकि स्थगन कौन कर रहे थे, अगर ठीक है जो भी हैं अब, क्योंकि अब डिपेंड करेगा ना, अगर लोकसभा होगी तो अध्यक्ष और राज्यसभा होगी तो सभापति, उपराष्ट्रपति करेंगे। तो पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का मतलब जो भी उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो स्थगन करेगा, जबकि सत्रावसान, प्रोरोगेशन कौन कर रहा है,
राष्ट्रपति, और राज्य में होगा तो राज्यपाल। इतनी बात समझ में आई। ये तो स्थगन है, मतलब अब बैठक चल ही नहीं रही भैया। इसमें इस क्वेश्चन को पूछने के लिए यूपीएससी ने डाला था स्थगन प्रस्ताव ऑप्शन में पहला। सदन की बैठक का समाप्त होना स्थगन प्रस्ताव है ना भैया। अब समझो कि ये क्या है, एडजर्नमेंट मोशन। तो कोई अत्यावश्यक लोक महत्व का मामला आ गया, हम लोगों की बैठक चल रही थी लोकसभा की बढ़िया से, कोई अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस इशू आया और अत्यावश्यक लोक महत्व के मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए, सही बोलें तो सदन में उस मामले पे चर्चा करने के लिए जो नॉर्मल प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस है, क्या है, सदन की सामान्य कार्यवाही को रोककर अत्यावश्यक लोक महत्व के मामले पर जब चर्चा की जाती है तब लाया जाता है स्थगन प्रस्ताव। अंतर समझ में आया क्या हो रहा है? यहां पर बैठक रोक दी, यहां पे बैठक को समाप्ति कर दिया, यहां पे क्या किया, सदन की सामान्य कार्यवाही को रोककर, ठीक है। तो नॉर्मल प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस जो है उसे रोका, और उसको रोकने के बाद क्या किया, समझ में आई बात। और फिर जब तक उस पर चर्चा चलेगी तो वो वाली प्रक्रिया रुकी है जो सामान्य आपकी प्रक्रिया है। यहां पे बैठक स्थगित हुई क्या, बैठक स्थगित हुई नहीं हुई। तो दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। स्थगन में बैठक ही समाप्त हो गई जो आप मीटिंग कर रहे थे, जबकि स्थगन प्रस्ताव में जो आप नॉर्मल बात कर रहे थे, जो आपकी डेली रूटीन की चीजें चल रही थी, उनको रोका। अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंट इशू था, अत्यावश्यक लोक महत्व का मामला था, उस पर चर्चा करनी थी। जब तक उस मामले को सॉल्व नहीं कर लेंगे अब स्थगित भी, अब सदन का स्थगन भी नहीं होगा। नॉर्मल प्रोसीडिंग जो होगी वो कितने टाइम ड्यूरेशन तक के लिए होगी? कैसी? एडजॉर्नमेंट ऑफ द नॉर्मल प्रोसीडिंग इज टू कमिंग ऑफ फॉर द एडजॉर्नमेंट। बेसिकली क्या होता है स्थगन प्रस्ताव, अगर जैसे मान लीजिए, आप समझिएगा, थोड़ी देर हम लोग 11 बजे आए, बात चल रही है बढ़िया से, ठीक है, नॉर्मल जो बिल आ रहे हैं उन पे चर्चा चल रही है, तभी अभिषेक उठे और अभिषेक ने सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोले, अध्यक्ष साहब ये स्थगन प्रस्ताव है, और अध्यक्ष साहब ने वो स्थगन प्रस्ताव क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। ठीक है, ये सत्ताधारी दल के थे, कोई भी हो सकता है, उनके पास बहुमत होगा तो हो जाएगा। अब ये प्रस्ताव जैसे ही लिया अध्यक्ष ने, मतलब क्या हुआ, स्थगन प्रस्ताव पास हो गया, एक तरीके से स्वीकार हो गया ना। अब जैसे ही स्वीकार हुआ अब इस पे चर्चा शुरू हो गई, किस पे, समझना अच्छे से, जो नॉर्मल मामला चल रहा था उस पे नहीं। अब देखो आप सीधे सीधे समझो, सबसे पहले हमने चर्चा शुरू की, तब तक स्थगन प्रस्ताव आ गया, सदन के अध्यक्ष ने स्वीकार किया, और स्थगन प्रस्ताव जैसे ही स्वीकार किया आपकी जो सामान्य चर्चा थी उसको हमने वहीं रोक दिया, एट ए मूवमेंट रोक दिया। कितने ड्यूरेशन की? कोई ड्यूरेशन नहीं है भाई, तो मैं बता रहा हूं। अब जब तक ये स्थगन प्रस्ताव क्योंकि ये किस पे आया था, समझो क्यों आ रहा है, कारण क्या है स्थगन प्रस्ताव, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस इशू और मैटर, अत्यावश्यक लोक महत्व का मामला है। क्या सुनना जरूरी है, तो लोक महत्व का मामला जब तक चलेगा, उसे खत्म नहीं होगा ना, तो सदन की बैठक तक नहीं स्थगित कर सकते आप। आपको क्या करना होगा, वो मामला सुलझाना होगा, तभी आप, अगर आपको मान लो जैसे भाई ठीक है शाम को 6 बज गए, बोले अब नहीं सदन चलेगा, ठीक है कोई नहीं, लेकिन खत्म करना है स्थगन प्रस्ताव का जो मामला है, तभी आप जाएंगे। समझ में आया मतलब क्या, कि किस तरीके की चीजें, मतलब ऐसा नहीं कि 2 घंटे के लिए आपको हमने जो नॉर्मल कार्रवाई उसको रोका, या 4 घंटे के लिए, नहीं, उसके खत्म होने तक रोक दी। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है सभी को कि क्या है, स्थगन में सदन की बैठक को ही स्थगित कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। स्थगन प्रस्ताव में सदन की सामान्य कार्यवाही का स्थगन है। और क्वेश्चन था यूपीएससी प्रीलिम्स का कि स्थगन प्रस्ताव में सदन, पहला ऑप्शन सदन की बैठक को स्थगित करते हैं, 99% यही लगाते हैं। तो स्थगन में है सदन की बैठक का स्थगन, स्थगन प्रस्ताव में नहीं, एडजर्नमेंट मोशन में। एडजर्नमेंट मोशन में सदन की सामान्य कार्यवाही को रोककर अत्यावश्यक लोक महत्व के मामले पे चर्चा करते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आई। अविश्वास, विश्वास, स्थगन, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, इतने क्लियर हैं। एक और बच्चा बेचारे, इसको भी ले लेते हैं। प्रिविलेज मोशन, विशेषाधिकार प्रस्ताव का मतलब क्या है?
अब यहाँ पे क्या होता है, चूंकि देखिए अब यहाँ पहले विशेषाधिकार समझना जरूरी है, सही बात तो यही है। फिर भी बताओ कि संसद सदस्यों के और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के विशेषाधिकार किस आर्टिकल में, मैं इतने ही से खुश हो जाऊंगा। बोलो भाई, इनके विशेषाधिकारों का वर्णन किस आर्टिकल में? हाँ 105, ठीक, वेरी गुड। तो विशेषाधिकार प्रस्ताव जो है, विशेषाधिकार जो है वो 105 है। मैं जल्दी से 2 मिनट में थोड़े से विशेषाधिकार बताता हूँ। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि सदन की बैठक के 40 दिन पूर्व, सदन की बैठक के दौरान और 40 दिन बाद किसी, ठीक है ना, सिविल मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। क्या? सदन की बैठक के 40 दिन पूर्व, बैठक के दौरान और 40 दिन पश्चात सदन में कही गई किसी भी स्टेटमेंट के लिए आपके खिलाफ किसी अदालत में केस नहीं हो सकता। सदन की कार्यवाही का प्रसारण करना है नहीं करना है, ये सब कौन निर्धारित करते हैं? सदन ही निर्धारित करता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि जो सदन के सदस्य हैं, अगर उसके को कहीं ले भी जाना है, मंत्री को, विधायक को, सदन के सदस्य मतलब उसके मेंबर, तो बिना अध्यक्ष या सभापति की अनुमति के आप उन्हें बाहर ले नहीं जा सकते। ठीक है, समझ में आई? ये क्या है इनके विशेषाधिकार, और इसी का दुरुपयोग करते हैं मंत्री विधायक। जमीन दबा ली किसी की, और 3 सेशन होते हैं, और 40 दिन पहले, 40 दिन बाद और ड्यूरिंग उसके, तो लगभग 300 साढ़े 300 से ज़्यादा दिन हो जाते हैं। ये 50 दिन कांड नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? समझ में आ रही ना बात? तो ये क्या है? विशेषाधिकार हैं। अब इन विशेषाधिकारों पर जब बात की जाती, तो अब जैसे कोई मंत्री है जिसने किसी मामले से संबंधित जानकारी सदन को नहीं दी, समझना अच्छे से, एक स्थिति कि इन्फॉर्मेशन हमने दी ही नहीं। क्या किया? किसी मिनिस्टर ने हाउस को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, एक स्थिति हो सकती है, या फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दी। इन्फॉर्मेशन नहीं दी, एक तो क्या किया? नहीं दिया, या क्या दे दिया? गलत दे दी, या कैसी दे दी? इनकम्प्लीट, अधूरी। तो अगर आधी अधूरी दी, गलत दी या नहीं दी, अब तीनों स्थितियों में से किसी भी स्थिति में जो भी सदन के सदस्य होते हैं वो विशेषाधिकार प्रस्ताव लेके आते हैं कि हमारे जो प्रिविलेज हैं उनका हनन हुआ है, वायलेशन हुआ है प्रिविलेजेस का, क्योंकि हम संसद के सदस्य हैं या हम राज्य विधानमंडल के सदस्य हैं। इसके सदस्य होने के नाते हमें समस्त जानकारी होनी चाहिए जो भी मामला है। तो अब आपने देखा होगा जब भी विधानसभा या संसद के सत्र चलते हैं तो पूरा प्रशासनिक अमला सिर्फ उसी में लगा होता है, नहीं विधानसभा में जानकारी भेजना है, अभी रुक जाओ, आप बाकी काम हम बाद में करेंगे पहले, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी मुद्दा है। अगर आपने गलत जानकारी दे दी तो वो उठा लेते हैं और फिर सब नेता है। समझ में आ रही ना? तो यहाँ क्या है कि अगर कोई भी मंत्री या मंत्री परिषद का सदस्य रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देगा, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देगा या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, तो इन स्थितियों में जो सदस्य हैं वो विशेषाधिकार प्रस्ताव लेके आते हैं। कोई भी ला सकता है। नॉर्मली तो देखो विरोध कौन करेगा? अपोजिशन। लेकिन विशेषाधिकार प्रस्ताव ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अपोजिशन वाले ही लाएंगे, सत्ताधारी पक्ष के लोग भी विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकते हैं। जैसे मान लो कि बीजेपी के मंत्री हैं, इन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, और बीजेपी का ही कोई सांसद है जो चाहता है कि नहीं यार सदन में इस पर चर्चा होनी चाहिए, तो वो ऐसी स्थिति में विशेषाधिकार, कई लोग अच्छे होते हैं जिनको लगता है कि नहीं इस विषय पे सदन में चर्चा होनी चाहिए, तो उस स्थिति में प्रिविलेज मोशन जो है वो आ जाता है। थोड़ा बहुत समझ में आया? कितना आया? समय बहुत हो गया इसलिए क्या बोलिए। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में देखिए क्या होता है, किसी मंत्री विशेष का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या होता है, किसी मामले पे, अब यहां भी पता कैसा मामला है, अत्यावश्यक लोक महत्व का मामला, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस इशू है, उस पर किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, किसी मंत्री से संबंधित मामला है कि भैया इस पे इसका ध्यान आकर्षित करना है, और उस मामले से मंत्री से वो ध्यान किसका होगा आकर्षित? स्वाभाविक रूप से सदन का होगा, क्योंकि मामला उठेगा तो सदन में जाएगा। तो ये हो जाता है आपका ध्यान आकर्षण प्रस्ताव या आपका कॉलिंग अटेंशन मोशन। थोड़ा बहुत बेसिक समझ में आया?
क्योंकि ये चीज़ें हम आपको लिखा देंगे जिससे, क्योंकि ये लिखने की बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी क्योंकि एक साथ बताना था, कन्फ्यूजन नहीं होगा इससे। एक बार देख लो बोर्ड पे, थोड़ा सा बस अभी समझने पे फोकस करो, लिख तो आप नहीं पाओगे इसको देख के, मुझे पता है, क्योंकि वो लिखाने की आवश्यकता रहेगी। समझने के लेवल पे आप बता दीजिए बस। बोलिए भाई। हमें वो जल्दी बोलिए फटाफट। हाँ जी, पूछना है कुछ? एक क्वेश्चन सर, हाँ। प्रोसीडिंग ऑफिसर के एब्सेंस में कौन प्रोसीडिंग ऑफिसर का काम कर सकता है? अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, सिंपल। हर जगह अलग अलग। अब जैसे सभापति है, सभापति नहीं होगा तो उपसभापति बनाए। देखो आप हमेशा ध्यान रखना कि उपाध्यक्ष, अध्यक्ष यानी स्पीकर। क्वेश्चन मतलब सेम क्वेश्चन वन वर्ड में नहीं आते, क्वेश्चन ऐसे घुमा के आते हैं। जैसे कैसे बोलिए? पंचायत सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होगा? हाँ। तो आप ऑप्शन में था 4 की पंचायत मतलब उप सरपंच होगा या फिर पंचों। देखिए क्वेश्चन बदल गया, ये आप जो पूछ रहे थे वो अलग क्वेश्चन था, ये अलग क्वेश्चन, फिर भी पूछ लीजिए, आप पूछिए। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उसमें बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। देखिए हमेशा एक चीज याद रखिएगा, हर जगह एक मामला नहीं होगा, ठीक है? जैसे आपको एक कंडीशन देनी होगी, उस कंडीशन में फिर कौन सा व्यक्ति फिट बैठेगा ये ध्यान रखना है। कभी भी आप कॉमन सेंस की बात नहीं कर सकते ऐसे कि कॉमन सेंस में यही होगा। कॉमन सेंस कहाँ तक काम करेगा आपको? लाइव में एक बार कोई रिप्लाई कर दो, वॉइस सुनाई तो दे रही है ना आपको? लाइव क्लास, हाँ बस आ रहा है ना थोड़ा बहुत, ठीक। कॉमन सेंस कहने का मतलब है हमेशा स्पेसिफिकेशन पे रहिए। जो प्रश्न है वो उत्तर हम देखें ज़्यादा बेहतर है। हाँ, कॉमन सेंस हम कहाँ बोलते हैं? बोले नहीं पता, मान लो नहीं समझ में आ रहा है, तो ज़्यादातर मामलों में क्या होता है कि जो भी अध्यक्ष है, अगर उस जगह उपाध्यक्ष बनाया गया है तो उसका उद्देश्य यही होता है कि अध्यक्ष नहीं होगा तो उपाध्यक्ष। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ इसका, कि अगर मान लो 108 में एक बैठक होती है, ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक, तो अगर संयुक्त बैठक बुला ली है लोकसभा अध्यक्ष ने, लोकसभा अध्यक्ष बुलाता है क्या? राष्ट्रपति बुलाता है। प्रेसिडेंट ने ज्वाइंट सिटिंग बुलाई, अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के स्पीकर। अब और राज्य में नहीं होती ज्वाइंट सिटिंग, केवल कहाँ होती है? केंद्र में, संसद में। नहीं तो पता चले राज्य की संयुक्त बैठक राज्यपाल बुलाते हैं और विधानसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। ऐसे कांड मत कर देना, लिख देते हैं कई बार क्वेश्चन में घुमाने के लिए। राज्य में ज्वाइंट सिटिंग या संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, पहली बात। तो पहली बात समझ में आई। तो कहाँ है? केंद्र में। अब केंद्र में संयुक्त बैठक किसने बुलाई? राष्ट्रपति ने। अब इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। अब एक कंडीशन है कि लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा उपाध्यक्ष, वो भी नहीं है तो लोकसभा का कोई अन्य वरिष्ठ सदस्य। तो हमें अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग मामलों को पढ़ना पड़ेगा जिससे कि चीज़ें गड़बड़ ना हो। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात की नहीं आ रही है? ये हमेशा होगा। ज़्यादातर मामलों में क्या होता है कि जो जिसके साथ केस होगा उसके अकॉर्डिंग, जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं है और शपथ दिलानी है। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस किन्हें शपथ दिलाते हैं वैसे? राष्ट्रपति को। तो अब राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अगर शपथ दिलाना है जो कि नहीं है मान लो, तो कौन दिलाएगा? सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर उनकी अनुपस्थिति है तो कोई सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो दिला देगा। अब वो रिकमेंड तो वही करेंगे कि भैया हम नहीं आ पाएंगे, आप एक काम करो, ये आपको शपथ दिला देंगे। तो ये का मतलब हर कोई नहीं, ये का मतलब ये नहीं कि मोस्ट जूनियर या जूनियर मोस्ट हो जाएगा। वो कौन होगा? सीनियर मोस्ट होगा। तो वो एक अलग कंडीशन है। ठीक, तो कृपया करके इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि हम मामले के अकॉर्डिंग उत्तर पे जाएं। हर जगह ऐसा जरूरी नहीं है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष ही होगा। कंडीशन हम चूंकि पढ़ लेंगे उन चीज़ों को, लेकिन हाँ जैसे नहीं आ रहा हमें तो उपाध्यक्ष बनते ही इसलिए हैं कई बार, और वो 80% मामलों में फिर भी बैठ जाते हैं कि अध्यक्ष नहीं होंगे तो उपाध्यक्ष काम करेंगे, वो भी नहीं होंगे तो कोई वरिष्ठ काम करेगा। भूख लगाई लोगों को। चलो भाई धन्यवाद। देखो उसका मुंह कैसा बन रहा है भूख के मारे।